सारे अटेंडीज, कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और साथ ही आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर रक्षित टंडन को नमस्कार। आज ये वेबिनार एक विशेष उद्देश्य से आयोजित की जा रही है और इस वेबिनार का, जैसा कि आप सबको विदित है, साइबर सिक्योरिटी पे ये वेबिनार आयोजित की जा रही है। विभाग द्वारा अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान एमपी कॉन के सहयोग से चलाया गया था। इसी अनुक्रम में जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि और मंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि साइबर पर एक बड़ा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाए और नेशनल लेवल एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया जाए। अत्यधिक हर्ष का विषय है कि आज यह वेबिनार इसी क्रम में आयोजित की जा रही है और इस वेबिनार का विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आज के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा के बारे में मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहूंगी कि बच्चों, आप लोगों के द्वारा इंटरनेट का उपयोग प्रतिदिन किया जा रहा है और अब तो ये कोरोना काल में जीवन की एक आवश्यकता बन गई है। आप लोग सब देख रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और इंटरनेट के उपयोग के साथ साथ इनको इंटरनेट के साथ साइबर सुरक्षा के बारे में भी जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। बच्चों, मैं बताना चाहूंगी कि विश्व में इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले 1900 लेट 1960s में प्रारंभ किया गया और उसके बाद भारत में विदेश संचार निगम द्वारा 1985 में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया। पर उस समय 1985 के बाद डाटा बहुत महंगा होता था तो हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे डाटा सस्ता होने लगा और सभी वर्ग इसका उपयोग करने लगे। आप सब देख रहे हैं कि आज हम और आप बहुत अधिक डाटा का उपयोग करने लगे। इसका उपयोग हम गूगल के लिए, ईमेल के लिए, फेसबुक के लिए, ब्राउजर, सभी माध्यमों से और आज हम और आप इंटरनेट प्रौद्योगिकी का हिस्सा बन गए। तो अब यह बहुत आवश्यक है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रूप से उपयोग कर सके। देखो, जैसे पहले हम लोग गैस का बिल चुका लेते थे, रेलवे का रिजर्वेशन करा देते थे, बिजली का बिल भरते थे, छोटे छोटे काम हम इंटरनेट इसका उपयोग करते हुए करते थे। लेकिन अब पोस्ट कोरोना काल में बच्चों को विदित है कि विगत पिछले 4-5 माहों से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस इसी माध्यम से ले रहे हैं और आप सब बच्चे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। अब आपको विदित है कि आगे परीक्षाएं भी हमको धीरे धीरे ऑनलाइन करना पड़ेंगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सुरक्षित वातावरण में काम करें। हम और आप जब हाईवे पर चलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत तेज वाहन अगर हम चलाएंगे तो दुर्घटना निश्चित होगी। अगर हम तेज नहीं भी चलाएंगे और सावधानी नहीं बरती तो भी दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला आपको आके टकरा सकता है। तो मेरा ये कहना है, जैसे आप हाईवे पर चलते हो, आपने बोर्ड पढ़ा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल वही चीज लागू होती है हमारे इंटरनेट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा आप सभी से कहना है कि पूरी सतर्कता बरतते हुए, पूरी सावधानियों को देखते हुए हमको काम करने की आवश्यकता है ताकि कोई भी हमारी व्यक्तिगत जानकारी न चुरा सके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिनों दिन साइबर सुरक्षा के प्रति हमको कॉन्शियस होना इसलिए जरूरी है कि आजकल जब जहाँ सब लोग इसका यूज कर रहे हैं, वहाँ साथ ही साथ इस पर प्रतिदिन इंटरनेट पे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है, डाटा लीक हो रहा है और साइबर सिक्योरिटी के द्वारा ही हम इन सब पर नजर रख सकते हैं और एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। तो जो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक ये जो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन दल है, उसने एक स्टडी किया था 2017 में 53,000 क्राइम्स हुए। अब सोचो कि अब हमारी जब इतनी अधिक उपयोगिता बढ़ गई तो क्राइम्स की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही होगी। सभी की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आ गई है और इस नीति के अंतर्गत यह इसका उद्देश्य मुख्य है कि सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से बचाना और वित्तीय और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को भी सुरक्षित रखने के लिए ये नीति बनाई गई है। अब बच्चों, मैं आपसे रिलेटेड बात करना चाहती हूँ कि साइबर अपराध में एक सबसे बड़ा अपराध है साइबर बुलिंग। इसमें बच्चे और युवा हमारे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? इसमें इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से असभ्य शब्दों का उपयोग, बहुत तकलीफदेह संदेश आपस में एक दूसरे को भेजना, टिप्पणियां करना, इमेजेस भेजना, वीडियो भेजना और जानबूझकर तंग करना और डराना धमकाना। तो जो साइबर बुलिंग है, इससे जो दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज करते, ईमेल करते, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेब पेज, चैट रूम, इन सब का उपयोग करते। तो बच्चों के लिए साइबर बुलिंग के जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। बच्चे न सिर्फ शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत अधिक आहत हो जाते हैं। इससे उनके सारी गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है और शैक्षणिक निष्पादन पे प्रभाव पड़ता है। तो मेरा सभी बच्चों से कहना है कि आज का सत्र अपने लिए बहुत अधिक उपयोगी है। हम जैसे आपको मोटी मोटी बातें सब बोलते हैं प्लेट कि आप जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर रहे हो तो अनजान व्यक्तियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट मत करो। साइबर बुली में क्या होता है कि दोस्ती करने के लिए लोग नकली अकाउंट बना देते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, फेक आईडी बना लेते हैं। तो कभी भी अनजान व्यक्तियों से चैट नहीं करना है, अपना ओटीपी कभी शेयर नहीं करना है,
ये सब मोटी मोटी बातें आपको पता है, लेकिन आज हमने आपके लिए एक ऐसे एक्सपर्ट बुलाए हैं जो नेशनल लेवल एक्सपर्ट हैं और ये आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आज की इस वेबिनार में मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करूंगी, उसके बाद मैं नेशनल एक्सपर्ट जो आए हैं उनका परिचय दूंगी और उनको आमंत्रित करूंगी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे माननीय मंत्री जी हमारे बच्चों से 2 शब्द कहें। हमारे नेशनल एक्सपर्ट जो है सर रक्षित टंडन साहब, उनको भी आमंत्रित करेंगे और उसके बाद कार्यशाला शुरू करेंगे। प्रमुख सचिव मैडम का बहुत बहुत स्वागत है और लोकेश जाटव साहब का, उन्होंने आग्रह किया है कि माननीय मंत्री जी विभाग की ओर से सभी को एड्रेस करें। सर नमस्कार। साइबर सुरक्षा के इस वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव मैडम, हमारे मैडम जी, शिक्षा केंद्र के लोकेश जी और एक्सपर्ट हमारे बीच में और अन्य लोग। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया में इंटरनेट का जो चलन बढ़ा है, भारत इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत भी समझता है वो भी उपयोग करने लगा है। इसलिए उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत हो चुकी है और उसका कई लोग जो दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण से लेन देन पैसे का बैंकों के द्वारा जिस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, उसमें चीटिंग होती है, अन्य प्रकार की ब्लैकमेलिंग होती है, आईडी को हैक करके और अन्य प्रकार का दुष्प्रचार किया जा सकता है, अपना डाटा लीक हो रहा है। ऐसे कई सारे प्रश्न आज के समय में हमारे सामने आ रहे हैं और ऐसे में हमारे जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को ज्यादा खतरा है, क्योंकि उनको जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित करने का काम इस सिस्टम से होता है, उससे सचेत करने की है, सबको प्रशिक्षित करने की जरूरत है। जितना आवश्यक हम सब लोगों के लिए इंटरनेट है, उतनी ही आवश्यकता आज उससे सुरक्षित, उस पे जो खतरे हैं उन खतरों से सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि हम अपना जीवन भी सुरक्षित रख सकें। हमारे जो आर्थिक व्यवहार और बैंकों से जो हो रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम में हो रहे हैं, उन सबसे भी हम पकड़ सकें, भी सुरक्षित रहे। ऐसे सारे प्रश्न आज हम सबको के सामने हैं और मैं स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बुला करके आज सभी बच्चों को सही जानकारी देना और उससे सुरक्षित कैसे रह सकें, उसके लिए वेबिनार का आयोजन किया है। उसके लिए हमारे एक्सपर्ट जो रक्षित टंडन जी हमारे बीच में जुड़े, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से हमारी इस पीढ़ी को, जिसमें कई प्रकार के खतरे हो सकते हैं, उसको सावधान करते हुए सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से समाज उपयोगी बनेगा। मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब समय आया है आमंत्रित करने का श्री रक्षित टंडन जी को। मैं बताना चाहूंगी कि ही इज फाउंडर डायरेक्टर हैकर्स शाला कोड स्नैक हैकदेव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कंसल्टेंट टू इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एडवाइजर साइबर पीस फाउंडेशन। मिस्टर ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और इनको 10 साल का, पिछले 10 सालों से ये सिक्योरिटी डोमेन में काम कर रहे हैं। ये चेयरिंग एंड पार्ट ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल्स एंड चैप्टर्स। He is cyber security consultant to Internet and Mobile Association of India. He is marked as a resource person. Visiting faculty हैं आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD में, फॉर ट्रेनिंग लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री, ट्रेनिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड एडवाइजर विद साइबर सेल्स असिस्टिंग साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस, इसमें भी मदद करते हैं। चेयरमैन ऑफ इंडिया अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज, अ नेशनल आउटरीच प्रोग्राम बाय जस्टिस मोहन चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी एंड NCSSS। तो ये तो मैंने आपको इनका जनरल परिचय बताया, पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण परिचय है आपका वो बताना चाहूंगी कि आपने अभी तक 31 लाख बच्चों को साइबर सेफ्टी के बारे में पूरे देश में जागरूक किया है। ये जो 31 लाख बच्चे हैं ये 25 राज्यों की
और 4 यूनियन टेरिटरीज के हैं. And he played a very important role contributing to the Child Online Protection in India report by UNICEF. Speaker at talks at Google. TEDx Talks has been non-European expert at European Commission on Safer Internet in 2010. आपको अवार्ड्स भी मिले हैं. He has been awarded honorary doctorate in cyber security by Honorable Governor of Uttarakhand for 2 decades of immense contribution in cyber security by Quantum University, Dehradun. तो मुझे बहुत ही अधिक हर्ष है रक्षित जी आपको आमंत्रित करते हुए. और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि रक्षित जी बिल्कुल अपनी आम भाषा में बात करते हैं और हिंदी में हमको इस बारे में जागरूकता देंगे. तो राष्ट्रीय एक्सपर्ट अगर हमारे अपनी भाषा में हमको अच्छे से सेशन लेंगे तो हमारे हर बच्चे तक ये ज्ञान पहुंच सकेगा. तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी रक्षित टंडन जी को, साइबर एक्सपर्ट को, जो आकर हमारे बच्चों को एड्रेस करें. मोस्ट वेलकम. धन्यवाद. धन्यवाद जयश्री मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. आदरणीय मंत्री जी नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए. और सीपीआई जयश्री मैम और सारे पैनलिस्ट, ये बहुत अच्छा हमने एक प्रोग्राम रखा है क्योंकि मेरा जो अपना तजुर्बा रहा है पिछले इस साल के अंदर, पूरे 10-11 महीने के अंदर, जहां इंटरनेट का इतना उपयोग बढ़ा, जैसे आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि इस तरह से डेटा ब्रीच हो रहा है, हैकिंग हो रही है और उसका बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है. तो मैं आज सब बच्चों को वेलकम, बहुत नमस्कार हमारे इस कार्यक्रम में, जो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑनलाइन अपना सुरक्षा कैसे रखेंगे. तो मैं अपने इस कार्यक्रम को साइबर सुरक्षित के नाम से मैंने उसको एड्रेस किया है. आप प्रोफाइल मेरी सुनी चुके हैं. मैं कई सारे पदों पे हूँ और मेरा बेसिक काम बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा और पुलिस को पढ़ाना. मैंने काफी राज्यों में काम किया है और मैं पुलिस को मैं ट्रेन करता हूँ कि ये साइबर अपराधों को कैसे ट्रेस किया जाए और पकड़ा जाए. उस पर मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं भारत सरकार की जितनी पुलिस अकेडमीज और सेंट्रल अकेडमीज है उसमें शिक्षक के रूप में मैं रहता हूँ. और मैं मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सीबीआई सब जगह जाता रहता हूँ. बच्चों को मैंने मेंटोर भी किया है. मैंने उन्हें साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए ट्रेन किया है. तो कई बच्चे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छी शिक्षा रखते हैं उनको मैं गाइड करता आ रहा हूँ. उसमें राज्यों ने, मेरी राज्य सरकार ने कई जगह मदद करी है इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चलाने की. तो मेरा विजन बड़ा सिंपल है. मेरा शुरू से विजन रहा है कि मैं लोगों को साइबर अपराधों से बचा सकूं और उनको साइबर सुरक्षित वॉरियर्स बना के भारत को साइबर सुरक्षित कर सकूं. तो हम शुरू करेंगे ये देखते हुए कि आज आंकड़े क्या कहते हैं. देखिए, साइबर अपराध की ये कुछ न्यूज से मैंने आंकड़े लिए हैं. हिंदुस्तान 5 विश्व कंट्रीज में चौथे नंबर पे आ गया है जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं. नंबर 1 पे यूएस है, फिर उसके बाद यूके लंदन है, फिर कनाडा है, फिर हिंदुस्तान है और फिर ऑस्ट्रेलिया है. और हमने ये भी देखा कि 2019 में 1.25 लाख करोड़ रुपए का भी नुकसान हुआ साइबर अपराधों से. और 2018 से 19 के कंपैरिजन में 63% बढ़ोतरी हुई साइबर अपराधों में. ये जो लॉकडाउन वाला पीरियड आया, कोविड-19 वाला, इसमें इंटरनेट हमारी जरूरत बन गई. आज अगर मैं दिल्ली से बैठ के आप सब लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो इंटरनेट की वजह से कर रहा हूँ. आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और मुझसे सीख पा रहे हैं. तो आज इंटरनेट एक न्यू नॉर्मल का हिस्सा बन गया है. इसमें हमारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं. हमें याद है स्कूलों में टीचर्स हमारे पेरेंट्स को कहते थे कि भाई बच्चों को फोन मत दिया करिए, बच्चों को इंटरनेट से कम दूर रखा करिए, ये बहुत दिक्कत देता है. लेकिन आज अब वही स्कूल हमें कॉल करके कह रहा है कि नहीं भाई, बच्चे को इंटरनेट पे लाइए, बच्चे को मोबाइल दीजिए, बच्चा क्लास कैसे अटेंड करेगा. तो आज हमारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई. आज हमारा हर चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो गई. लेकिन उसी में ये जो बदमाश होते हैं, ये जो बैड एक्टर्स होते हैं, जिनको हम साइबर अपराधियों के नाम से जानते हैं या साइबर क्रिमिनल, ये भी कोई कसर नहीं छोड़ते. तो जैसे जब हम हाईवे पे 24 घंटे चलाते रहते हैं तो एक्सीडेंट होने के डर रहते हैं, इसी प्रकार से जब हम इंटरनेट पे रहते हैं तो एक्सीडेंट होने के डर रहते हैं. और उसके लिए हमें एक बचाव आना चाहिए. हमें हेलमेट पहनना आना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी आनी चाहिए, हमें गाड़ी चलाने के कानून पता होने चाहिए. इसी प्रकार से आज इंटरनेट पे अगर हमें अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के रूल्स पता हो, तरीके पता हो, तो हम इन अपराधियों से बड़े आराम से बच सकते हैं. आज इंटरनेट क्या है हमारे लिए? आज इंटरनेट से हम एजुकेशन ले रहे हैं. बड़े जो हमारे बड़े लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से बैठ के काम कर रहे हैं.
आज हम अपने दोस्तों से, मित्रों से और रिश्तेदारों से सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं। उसी सोशल मीडिया से हमें काफी जानकारियां मिलती हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। कितने बच्चों ने आज यूट्यूब की मदद से इस सेमिनार को सुन रहे होंगे और सीख रहे होंगे। और इसी यूट्यूब से तो मैंने घर पे गिटार बजाना सीखा, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ले ली गिटार सीखने की। आज इसी यूट्यूब से मैं पियानो बजाना सीख सकता हूँ, और इसी यूट्यूब पे अगर मुझे अच्छा गाना गाना आता है तो मैं अपना एक अच्छा वीडियो बना के डाल सकता हूँ, जो लोग पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। ईमेल आज हमारा एक बहुत आम तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का। फिर शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि अब हम घर बैठे कपड़े खरीद सकते हैं, घर बैठे सब्जियां खरीद सकते हैं, घर बैठे हम अपने लिए एक जोमेटो से खाना ऑर्डर कर सकते हैं या स्विगी से। तो आपने देखा कि हमारा जो तरीका था काम करने का वो भी ऑनलाइन हो गया। भाई बात पेमेंट की, पैसा कैसे देंगे, तो अब कैश नहीं चलता है साहब, अब चलता है डिजिटल पेमेंट। बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में यूपीआई ने 3 ट्रिलियन का मार्क अचीव किया एक महीने में। तो ये बल्कि बिल गेट्स ने बड़ी तारीफ करी एक बहुत बड़ी सिंगापुर की कॉन्फ्रेंस में, और लोगों को कहा कि आप भारत से सीखिए कि किस तरह से भारत ने यूपीआई इम्प्लीमेंट किया। और आज वो यूपीआई, मतलब आज मैं यूपीआई से सड़क पे खड़े होके एक ठेल वाले से सब्जी खरीद सकता हूँ, मैं एक छोटी सी दुकान से एक समोसा भी खरीद सकता हूँ, और मैं इसी यूपीआई से एक बड़ा सा 1 लाख रुपए का लैपटॉप या 12 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीद सकता हूँ। तो यूपीआई ने एक ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट किया है हिंदुस्तान में कि अब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। और फिर आज इंटरनेट हमारे पास जानकारी हासिल करने के लिए तो है ही है। अब इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जो गलत लोग हैं वो हमें परेशान करते हैं। बच्चों की हम बात करें तो देखिए भाई बच्चों, जो सबसे पहली चीज हमें सीखनी होती है वो है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, और उसके लिए साइबर हाइजीन और नेटिकेट्स बहुत जरूरी होते हैं। हमें किसी ने नहीं बताया कि भाई इंटरनेट के साइबर हाइजीन रूल्स क्या है और नेटिकेट्स क्या है। कोई भी एप्लीकेशन अगर हम चलाते हैं तो उसमें एक सिक्योरिटी नाम की सेटिंग होती है, एक प्राइवेसी नाम की सेटिंग होती है, कुछ सेफ्टी के कानून होते हैं, और कुछ वेल बीइंग मतलब अच्छी चीजें करने के तरीके होते हैं। वो हमें कभी किसी ने नहीं बताया, हम तो बस एक मोबाइल लिया, इंटरनेट से कनेक्ट किया और शुरू हो गए। तो उससे चुनौतियां बहुत सारी आई, और बड़ी खतरनाक खतरनाक चुनौतियां आई। जैसे वायरस आ जाता है और ये वायरस हमारे कंप्यूटर को लॉक कर देता है और ताला लगा के कहता है पैसे दो तब तुम्हें खोल के देंगे। तो हमने उसका नाम ही रख दिया रैंसमवेयर। रैंसम मतलब होता है हिंदी में फिरौती मांगना। ये वायरस इतना बदमाश है, हमारे कंप्यूटर को अचानक से लॉक कर देगा, एक भी फाइल नहीं खुलेगी। अब मान लीजिए मैं एजुकेशन बोर्ड में काम करता हूँ, मेरा सारा काम ऑनलाइन कंप्यूटर होता है, स्कूलों की जानकारी, बच्चों की जानकारी मेरे कंप्यूटर में मौजूद है, और अचानक से मैं एक दिन कंप्यूटर खोलूं और उस पर ताला लग जाए और वहां पे लिखा हो कि भाई लाओ पैसे दो तब तुम्हारा चाबी देंगे, तब तुम्हारा ताला खुलेगा। तो ये खतरनाक वायरसेस फैल रहे हैं, इनको रैंसमवेयर कहते हैं। दूसरा, अभी जैसे माननीय मंत्री जी ने बोला डेटा चोरी हो जाता है आजकल। ये डेटा क्या चीज है पहले तो ये समझें। और ये ब्रीच ब्रीच मतलब चोरी होना, हमारा डेटा हमसे पूछे बिना बाहर लीक हो जाता है। हम जब तमाम तरह के एप्लीकेशंस चलाते हैं और इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो वो हमारी परमिशंस मांगते हैं, हमारा आईडी मांगते हैं, पासवर्ड। उदाहरण के तौर पे मैंने खाना मंगाने वाली एक कंपनी का ऐप अपने मोबाइल में डाला। जैसे ही हमने इंस्टॉल किया वो अंग्रेजी में बोला हमें तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स पढ़ने हैं, हमें तुम्हारी लोकेशन चाहिए, हमें तुम्हारी फोटोज चाहिए, हमें तुम्हारे एसएमएस पढ़ने हैं। ये तमाम परमिशंस कहलाती हैं, और हम अपने बेफिक्रे एटीट्यूड में अलाउ 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 करके छोड़ देते हैं। फिर अचानक से एक दिन हम खबर पढ़ रहे होते हैं अखबार में और टीवी में, और वहां सूचना मिलती है फलाने ऐप का 17 करोड़ लोगों का डेटा चोरी हो गया, वो अब इंटरनेट पे बेचा जा रहा है और उपलब्ध है। तो उससे सोचो खतरा क्या होता है। अब मान लो मैंने तो बड़े ईमानदारी से एक ऐप डाउनलोड किया और मेरा डेटा चोरी हो गया, मैंने अखबार में पढ़ा। अभी आपने थोड़े दिन पहले एक खबर पढ़ी होगी कि बिग बास्केट एक बड़ा पॉपुलर ऐप है, उनके 2 करोड़ कस्टमर्स का डेटा ब्रीच हो गया। 2019 की घटना है। जोमेटो बड़ा फेमस ऐप है, करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों का डेटा हैक हो गया।
तो जब ये खबरें पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं अरे हम पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम पे फर्क पड़ता है। और वो फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा डेटा चोरी हुआ होता है। तो एक ये बड़ा संगीन एक समस्या है। दूसरा, आजकल लोग फोन हैक कर लेते हैं। बड़ी साफ खबरें आ रही हैं कि मैं क्लास ले रहा था और मेरे ही नाम से किसी ने गलत गलत मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। अचानक से मेरी तस्वीरें चोरी हो गई। मैंने जो फोन में अपनी प्राइवेट चैट्स रखी थी, मेरी प्राइवेट तस्वीरें थी, वो किसी को पहुंच गई, किसी ने चुरा ली। तो ये जी जो दो आपकी शब्द आवाज आप कट सुनते हैं, सॉरी टंडन साहब, आपकी आवाज कट रही है। अ, नहीं मैम, अभी प्रॉपर आ रही है मैम, प्रॉपर आ रही है सर की आवाज, बिल्कुल अरे प्रॉपर आ रही है। आ जी रही जी। है। ओके। तो हम बड़े चिंतित होते हैं कि ये इन लोगों को मेरे फोन का एक्सेस कैसे मिल गया। तो आज हम ये भी सीखेंगे बच्चों कि हम अपने मोबाइल को कैसे सुरक्षित रखें इन बदमाशों से। एक समस्या मैंने बहुत देखी है बच्चों के साथ, मैं जितने भी स्कूलों में गया हूँ, ये बच्चे बड़े हैरान हो जाते हैं जब उनमें ऑनलाइन कोई तंग करता है। और इसके कई नाम होते हैं, जैसे साइबर बुलिंग है, स्टॉकिंग है। आज सुबह ये एक शिकायत आती है बच्चे की हमारे पास इंस्टाग्राम पे, सर किसी ने मेरी फेक आईडी, नकली आईडी बना दी, तस्वीर भी मेरी यूज कर रहा है, फोटो भी मेरी यूज कर रहा है और मेरे सारे दोस्तों से गलत गलत बातें कर रहा है। साहब मुझे बड़ी बेचैनी और बड़ी परेशानी हो रही है, कृपया मेरी मदद करें। सर कोई मेरे पीछे पड़ गया है, किसी ने मेरी फोटो डाउनलोड करी और कंप्यूटर से फोटो को खराब कर दिया और अब वो मुझे परेशान कर रहा है। सर मेरा एक दोस्त बना ऑनलाइन, मैंने उससे खूब दिन चैटिंग करी, चैटिंग के दौरान उसने मेरी तस्वीरें मांगी, सर मैंने उसे विश्वास करके तस्वीरें दे दी और बाद में वो बहुत गंदा निकला। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो कह रहा है मैं सारी तस्वीरें वायरल कर दूंगा। तो सर अब मुझे बताइए मैं इससे कैसे बचूं। फिर हम पे ऐसी सूचनाएं बहुत आती हैं कि साहब मेरे पेटीएम से पैसे निकल गए, मेरा कार्ड मेरी जेब में है, मेरे कार्ड से पैसे निकल गए, सर मेरे पास कॉल आया था आपकी लॉटरी निकली है, सर मेरे पास मोबाइल कंपनी का कॉल आया था आपकी सिम बंद हो जाएगी। और ये सब फ्रॉड जो हैं वो आजकल बहुत तरीके से बढ़ रहे हैं। इन सब का सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन है कि हम जो भी एप्लीकेशन चलाएं, हमें उसकी सुरक्षा, उसमें प्राइवेसी, मतलब हमारी जो चीजें हैं उनको हम निजी कैसे करें। मतलब हम सब चीज सबको नहीं दिखाते हैं। मैं दरवाजा खोल के बाथरूम में नहाने नहीं जाता हूँ, मैं अपना बाथरूम का दरवाजा बंद रखता हूँ, अपने घर में ताला लगा के रखता हूँ। जब मैं अपने घर में अपने घर वालों से बातें करता हूँ तो वो प्राइवेट बातें होती हैं, लेकिन जब मैं बाहर खड़े होकर बात करता हूँ वो पब्लिक बातें होती हैं। तो ये जो शब्द है वो प्राइवेसी कहलाता है। मैंने व्हाट्सएप चलाया, मैंने व्हाट्सएप पे फोटो डाली, फोटो डालते समय उसने पूछा क्या तुम ये तस्वीर सबको दिखाना चाहते हो या सिर्फ अपने मित्रों को दिखाना चाहते हो। दो शब्द लिखे होते हैं, एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट। मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया और मैंने एवरीवन करके छोड़ दिया। अब एक दिन शिकायत आ रही है, सर किसी ने मेरी व्हाट्सएप की डीपी चुरा के उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो बच्चों इसे प्राइवेसी कहते हैं। सेफ्टी किसे कहते हैं? इंटरनेट पे हम ये जितने एप्लीकेशंस का नाम ले रहे हैं ये सब हमें सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा कैसे कहते हैं? मेरे को फेसबुक पे किसी ने परेशान किया, वहां पे ब्लॉक करने का ऑप्शन है, वहां पे रिपोर्ट करने का ऑप्शन है। रिपोर्ट में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप रिपोर्ट कैसे करना चाहते हैं? ये आदमी नकली आईडी बना रहा है, ये गंदी तस्वीरें डाल रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे छेड़ रहा है, ये सारी कैटेगरीज वहां लिखी होती है। अगर हम सही कैटेगरी में रिपोर्ट करें तो ये कंपनियां उस गलत खाते को फौरन ब्लॉक कर देती हैं। आजकल बच्चे ऑनलाइन गेम बहुत खेलते हैं। सेफ्टी के अंदर हमें गेम में सबसे पहले बच्चों और पेरेंट्स और टीचर्स को ये ध्यान देना है कि हम वो ही एप्लीकेशन कंज्यूम करें जो हमारी उम्र के लिए बना हुआ है। हम लोग इसमें बहुत लापरवाह हो जाते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ लाइव कर दिखाता हूँ जिससे आप इस बात की अहमियत को समझें कि एक कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे एक सेकंड लूंगा और मैं आपको कुछ अपना मोबाइल खोल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, आप मेरा फोन देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। अब इस स्क्रीन पे मैं सबसे पहले जाता हूँ प्ले स्टोर पे। आपने नाम सुना होगा प्ले स्टोर। जब हम प्ले स्टोर पे जाते हैं हम यहाँ सर्च करते हैं हमें कौन सा गेम खेलना है। मैंने लिखा मुझे फ्री फायर नाम का गेम खेलना है।
जैसे ही फ्री फायर खोला, पहले तो इंस्टॉल करने से पहले हम तो बस जाते ही इंस्टॉल कर देते हैं, हमें देखना चाहिए कि उसके नीचे एज रेटिंग क्या लिखी है। वहां लिखा था 12 प्लस और मेरी उम्र 8 साल की है, तो क्या मुझे ये गेम खेलना चाहिए? आंसर है नहीं। और यही से सारी सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए। अब मान लो मुझे कैंडी क्रश खेलना है, तो कैंडी क्रश मैंने खोला, उसके नीचे पढ़ा एज रेटिंग क्या लिखा है, 3+, यानी कि आप एक 4 साल के बच्चे को भी अगर कैंडी क्रश दे देंगे तो उसे नुकसान नहीं होगा। तो बच्चों, ये नेटिकेट का पहला कानून है, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे मेरे मम्मी पापा ने मोबाइल दिया, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मेरे को इंटरनेट मिला, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच कर रहा है। तुम लोग, हमारी गलती क्या होती है बच्चों, हमें फौरन एक उबाल आ जाता है, अरे तू कौन है, कौन है भाई तू, क्यों मैसेज कर रहा है मुझे, हु आर यू, हु आर यू, ऐसे करने लगते हैं। नहीं, अगर कोई अनजान आदमी हमसे सड़क पे बात करने की कोशिश करता है, क्या हम उससे बात करते हैं? नहीं, हम चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई अनजान आदमी मुझे इंटरनेट पे दोस्ती करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, मैं जानता नहीं हूँ, गलत गलत चीजें लिख रहा है, मैं उसको फौरन रिपोर्ट और ब्लॉक कर दूंगा। इसे सेफ्टी कहते हैं, इसे सेफ्टी कहते हैं। उसके बाद आता है वेलबींग। वेलबींग का मतलब है अच्छी चीजें शेयर करो। हमें इंटरनेट को आपके लिए और हमारे समाज के लिए एक अच्छी चीज बनानी है। बड़ा आसान होता है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक चीज को वायरल करना, गलती हमारी है। आप जितना उसे वायरल करते हो उतना लोगों के दिमाग में पहुंचता है और उतना उसका बुरा असर होता है। हमें कोशिश क्या करनी है, अच्छी खबरें, अच्छी चीजों को वायरल करें, अच्छी बातों को वायरल करें, गलत चीजों को नहीं। और हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक समझदारी की जरूरत है इंटरनेट पे, उसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकर। मतलब हमें हर चीज को सोचना चाहिए दोनों पहलुओं से। जैसे मेरे पास मैसेज आया कल रात को, मुबारक हो तुम्हारी कौन बनेगा करोड़पति से 25 लाख की लॉटरी निकली। भाई मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं कौन बनेगा करोड़पति से, ना मैं आज तक उनके यहाँ गया, ना मैंने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा, तो मेरी 50 लाख की लॉटरी कैसे आ गई? चलो मान लो बहुत लकी है हम, आ गई। उसके बाद वो कह रहा है हम आपको लॉटरी का पैसा तो दे देंगे, आप पहले 5 लाख रुपए जमा करो। तो भाई एक बात बताओ, जब मेरी लॉटरी निकली है तो तुम उसमें से 5 लाख रुपए अपने काट लो और मेरे 50 लाख रुपए दे दो। तो वो मना कर देता है। इससे क्या पता चलता है, ये फ्रॉड है। क्या है साहब, ये फ्रॉड है। इसी प्रकार से हम पे बड़ी खबरें आती हैं साहब की 1 लाख रुपए का फोन 5,000 रुपए में मिल रहा है। बच्चों, कभी ऐसी चीजों का लालच में नहीं फंसना चाहिए। लालच ही है जो इंटरनेट पे हमें फ्रॉड का शिकार बनाता है। साइबर हाइजीन के क्या कानून है साहब? साइबर हाइजीन, जैसे हम नॉर्मल, आपने हाइजीन पढ़ी होगी स्कूलों में, हाथ धो के खाना खाना है, और आजकल तो भैया थोड़ी थोड़ी देर बाद 22 सेकंड के लिए हाथ धोना चाहिए, ये सब हमें हाइजीन में सिखाया जाता है, ब्रश करना चाहिए। तो ऐसे ही साइबर हाइजीन के कुछ कानून है। मोबाइल की स्क्रीन को अपनी आंखों के बहुत करीब नहीं रखना चाहिए। प्रॉपर कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम करना चाहिए। स्क्रीन और आंखों में 12 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस होना चाहिए, और हर थोड़े थोड़े 20-20 मिनट बाद अपनी आंखों को रेस्ट देना चाहिए। ये नहीं कि 12 घंटे से लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, लोगों के हाथों में दर्द शुरू हो गया है, सिर में दर्द शुरू हो गया है, आंखें कमजोर हो रही हैं। तो ये साइबर हाइजीन के कानून है। मोबाइल अगर चार्जिंग पे लगा हो तो उस पे गेम नहीं खेलना चाहिए। हमेशा ओरिजिनल चार्जर ही खरीदने चाहिए। नकली चार्जर से मोबाइल चार्ज नहीं करना चाहिए, उससे बैटरी क्यों खराब हो सकती है। यहाँ तक कि कई बार हमने ऐसे केसेस देखे कि फोन फट जाता है, मोबाइल फट जाता है और उससे बहुत बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमें लेट के लैपटॉप को पेट के ऊपर रख के नहीं चलाना चाहिए, हम टेबल पे रख के। तो ये बेसिक साइबर हाइजीन के कानून है। आज इंटरनेट पे हमें सुरक्षा के साथ साथ नियम का भी पालन करना चाहिए, और वो नेटिकेट्स में आता है। बच्चों, भारत सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम था आईटी एक्ट, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हम अपनी सिंपल भाषा में इसे साइबर लॉ भी कहते हैं। इसके अंदर कुछ कानून दर्ज किए गए थे। एक, किसी का डेटा चोरी नहीं करते। दो, किसी की आईडी हैक नहीं करते। मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं, रक्षित जी आप तो एथिकल हैकर हैं, इसका क्या मतलब है? एथिकल हैकर का मतलब ये है कि मान लीजिए जयश्री मैडम ने हमें कहा कि रक्षित जी ये हमारा कंप्यूटर है, आप आइए इसको चेक करिए, इसको देखिए कि कहीं
भाई क्या ये कहीं से हैक हो सकता है, और ये चेकिंग करने की उन्होंने हमें परमिशन दी। हम आए, हमने उनके कंप्यूटर को चारों तरफ से हैक करने की कोशिश करी, और जैसे ही हैक कर लिया तो हमें वो लूप होल मिल गया, हमें वो छेद मिल गया जहां से कोई घुस सकता है। हमने प्रोग्रामिंग की नॉलेज से उस छेद को बंद कर दिया। इसे कहते हैं सिंपल भाषा में एथिकल हैकिंग। अब बिना मैडम की परमिशन के मैं गया, मैंने उनकी वेबसाइट खोली, उसमें एक छेद निकाला और मैं उनको दिखा रहा हूँ, देखो भाई हैक हो गया। तो भाई साहब हमें 3 साल की जेल हो जाएगी, क्योंकि ये गैर कानूनी है। कानून ये कहता है ऑथराइज्ड एक्सेस या अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर आप अनऑथराइज तरीके से किसी की आईडी हैक करते हैं तो उसके 3 साल की जेल है। तो ये हमारे नेटिकेट्स हैं। चौथा ये कहता है नेटिकेट कि आप किसी की फेक आईडी नहीं बना सकते। मैंने नकली आईडी बना ली रक्षित टंडन के नाम से, उनका चेहरा लेके, तो ये गैर कानूनी है। हम पे कई शिकायतें आई इस लॉकडाउन के दौरान कि साहब हमारी क्लास चल रही थी और रक्षित टंडन नाम से कोई घुसा और उसने क्लास को खराब कर दिया। तो वो दो अपराध हो गए इसमें, एक कि आपने फेक आईडी बनाई और दूसरा आपने गलत भाषा का प्रयोग किया। फिर कानून ये भी कहता है कि आप गंदी तस्वीरें नहीं भेज सकते। ऐसी तस्वीरें जिसमें हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हो, ऐसी तस्वीरों को खींचना, इंटरनेट पे डालना और शेयर करना भी कानूनन अपराध है, अपराध है। और हम गंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। बच्चों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, लेकिन साहब हमें गाली देने का और गंदी भाषा बोलने का फ्रीडम नहीं है। कानून में इसमें साफ लिखा है कि अगर आप ऐसी कोई गलत हरकत करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे, तो कानूनन आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अब आजकल जो हम अभी बात कर रहे थे, डेटा ब्रीच हो रहा है, जोमेटो का डेटा हैक हो गया, क्या ऐसा तरीका है कोई कि हम ये जान सकें कि क्या मेरी आईडी कभी हैक हुई है या नहीं, क्या मेरा डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं? तो बच्चों आओ हम आपको सिखाएं कि हम अपनी मेल आईडी चेक कैसे करें कि क्या मेरा आज तक डेटा हैक हुआ है। तो हम एक वेबसाइट खोलेंगे कंप्यूटर पे, उसका नाम है haveibeenpwned.com। हैव आई बीन पॉन्ड, पॉन्ड मतलब क्या मेरा कभी डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं। आपको सिर्फ अपनी मेल आईडी यहाँ पे लिखनी है। मान लो मैं उदाहरण के तौर पे अपनी मेल आईडी यहाँ लिख रहा हूँ, cybercelladvisor@gmail.com। मैंने कहा भाई बताओ, मैंने एंटर मारा, जैसे ही एंटर मारा हरे रंग से लिख के आया, मुबारक हो, आपका कोई डेटा आज तक ब्रीच नहीं हुआ है। मैं बड़ा खुश हो गया। अब मैंने साहब अपनी दूसरी ईमेल आईडी डाली, cyberexpert10@gmail.com। मैंने भाई जरा चेक करना। ओहो, अब क्या लिख के आया लाल कलर से, एक बार तुम्हारा डेटा हैक हुआ था। मैंने भाई कब हुआ था? मैं नीचे आया तो आके पता चला कि सन 2019 में कोई मोबाइल ऐप होता था कैनवा, CANVA, इनका 137 मिलियन लोगों का डेटा हैक हुआ और उसमें तुम्हारा भी डेटा था। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं इंटरनेट पे आज मेरा आईडी और पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमेशा सिखाया जाता है कि भाई पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। अगर हम पासवर्ड नहीं बदलेंगे तो जो हैकर है वो कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा तो पासवर्ड पब्लिक हो चुका है, हमारा पासवर्ड तो कहीं पड़ा हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि पहले तो चेक करो कि क्या तुम्हारा डेटा हैक हुआ है, और अगर वहां लिख के आ रहा है हाँ हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना पासवर्ड उसी समय बदल लेंगे। अब हमें कोई नुकसान नहीं है, पड़ा रहे डेटा पड़ा रहे, क्योंकि अब मेरा तो पासवर्ड भी नहीं पता किसी को, क्योंकि मैंने तो अपना पासवर्ड बदल लिया। दूसरा, मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि हमारे मोबाइल वगैरह बड़ी जल्दी हैक हो जाते हैं। तो ये हैक होते कैसे हैं, ये हैकिंग कैसे होती है, इसको समझें जरा। ये बदमाश लोग हमको नकली ईमेल भेजते हैं और ये मेल देखने में बिल्कुल असली लगती है। उदाहरण के तौर पे मेरे पास फेसबुक कंपनी से मेल आई था, डियर रक्षित टंडन अपना खाता अपडेट करिए। क्या तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये डरा के हमें डराते हैं, कहते हैं ओ माय गॉड रक्षित, तुम्हारी तो मैंने बड़ी गंदी फोटो देखी, इस पे क्लिक करो। और मैंने जैसे ये घबराहट में बटन दबाया, बच्चों हूबहू
मेरे सामने फेसबुक की वेबसाइट खुलेगी, बिल्कुल सेम डिजाइन, सेम कलर, लोगो सेम, और मैं घबराहट में जल्दी जल्दी अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ भर दूंगा। ये किस पे चला गया? ये साहब हैकर के पास चला गया। अब जरा ध्यान से आंखें खोल के इसकी स्पेलिंग देखें। स्पेलिंग में क्या लिखा है? 00kk.com। क्या ये सही स्पेलिंग है बच्चों? ये सही स्पेलिंग नहीं है, और यही हम धोखा खा गए। तो हमने स्पेलिंग पे साथ ध्यान नहीं दिया, और ये देखो क्या लिखी है स्पेलिंग, 00kk.com। ये गलत स्पेलिंग है, और अगर तुमने यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड भरा तो ये तुम्हारा डेटा चोरी हो जाएगा। तो हैकर्स हमें नकली वेबसाइट बना के, तुम्हें खोलना था rakshitTandon.com और तुमने खोल लिया rakshitTondon.com, ए को ओ कर दिया, पता चला तुम्हारे साथ धोखा हो गया। तो एक तरीका ये है। तो अब इससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हम कोई गलत लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, कोई गलत ईमेल आईडी से लिंक आएगा उसे क्लिक नहीं करेंगे। हमें जो भी पासवर्ड बदलने हैं या वेबसाइट खोलनी है, हम सही स्पेलिंग पे जाके खोलेंगे। मुझे instagram.com खोलना है, तो फर्क देखिए बच्चों। और ये डराते कैसे हैं? तुम्हें मैसेज भेजेंगे इंस्टाग्राम पे, तुम्हारा खाता बंद हो जाएगा, फौरन अपने खाते को वेरीफाई करो, तुमने कुछ गलत काम किया है। अब तुम डर जाते हो, और उस डर के चक्कर में तुम क्या करते हो? उस गलत लिंक पे क्लिक कर देते हो। तो हमें क्लिक करना था instagram.com पे, हमें इस पे क्लिक करना था। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, और हम कहाँ पहुंच गए? instagramy.com पे। बच्चों, क्या ये स्पेलिंग सही है नीचे वाली? ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हमने गलत स्पेलिंग खोल ली। तो ये आपको ध्यान देना है। हमें खोलना था rakshitTandon.com, ये असली वेबसाइट है, और हमने क्या खोल बैठे? rakshitTondon.com। हैकर ने ए को क्या कर दिया बच्चों? ओ कर दिया। तो प्लीज ऐसे अपराधों से बचें, हम किसी गलत मेल पे क्लिक नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई हैकिंग से बचने वाली तरीका। अब आइए साहब कि हम अपने मोबाइल्स को कैसे सुरक्षित रखें, और उससे पहले मैं आज आपको एक शब्द सिखा रहा हूँ, डिजिटल आइडेंटिटी। बच्चों, हिंदुस्तान में ईमेल और सिम कार्ड, ये दो हमारी डिजिटल पहचान है। कैसे? पहले ईमेल से शुरू करते हैं। बच्चों, आपने एक ईमेल एड्रेस खोला? हाँ खोला। उसी ईमेल एड्रेस से फेसबुक पे अकाउंट बनाया? हाँ बनाया। इंस्टाग्राम पे बनाया? हाँ बनाया। यूट्यूब पे बनाया? हाँ बनाया। उसी ईमेल आईडी से हमने अपना एंड्रॉइड फोन चालू किया? हाँ किया। एप्पल फोन चालू किया? हाँ किया। स्विगी, जोमेटो, नेटफ्लिक्स वगैरह चालू किया? हाँ साहब किया। शॉपिंग करी? हाँ साहब करी। कहने का मतलब हर जगह क्या लिंक्ड है? मेरा मेल आईडी, ईमेल आईडी। और बच्चों, अगर कोई मेरा ईमेल आईडी चोरी कर ले तो क्या वो मेरा पूरा फोन देख सकता है? हाँ, क्योंकि मेरे फोन में क्या होता है? क्लाउड होता है। क्लाउड, क्लाउड किसे कहते हैं? जो भी मैं अपने फोन में करता हूँ वो सब का सब कहाँ चला जाता है? क्लाउड पे। तो भाई, आज की तारीख में अपनी डिजिटल आइडेंटिटी की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और अपनी मेल भी अगर आपने सुरक्षित कर दी तो कोई तुम्हारा फोन हैक नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हारी फोटो वोटो चोरी नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपनी आईडी पे 2 ताले लगा के रखें था। क्या लगा के रखें? 2 ताले। और इस 2 ताले को हमारी भाषा में कहा जाता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। क्या कहा जाता है? टू स्टेप वेरिफिकेशन। अगर हम अपनी सेटिंग्स चेंज कर लें, क्या चेंज करें साहब सेटिंग? हम अपनी गूगल फोन में जाएं, सेटिंग्स में जाएं, गूगल में जाएं, मैनेज योर अकाउंट में जाएं, सिक्योरिटी में जाएं, और हम अपनी आईडी पे 2 चाबियां लगा दें, 2 ताले फिट कर दें। इसको क्या कहते हैं? टू स्टेप। मतलब मेरी अंदर आने की पहचान के लिए तुम्हें अपनी पहचान 2 बार देनी पड़ेगी। एक बार सही पासवर्ड तो डालना ही पड़ेगा, उससे अंदर नहीं घुस पाएगा कोई, पासवर्ड से नहीं घुस पाएगा। फिर एक दूसरी चीज चाहिए, और वो दूसरी चीज को कहते हैं हमारे यहाँ ओटीपी। क्या कहते हैं साहब? ओटीपी। तो अब देखिए कैसे करते हैं ये। फिर से हम अपना फोन खोले लेते हैं। ये हमारा फोन आप सबको दिखाई दे रहा है। हम अपने फोन में कहा जाएंगे साहब? सेटिंग्स का बटन दबाते हैं।
ये रहा सेटिंग, हमने सेटिंग्स का बटन दबाया। इसमें हम कहाँ गए, हम ऊपर से चले, नीचे आए, हमने ढूंढा गूगल। क्या ढूंढा? गूगल। ये रहा गूगल, ने देखा ये रहा गूगल। एक मिनट, थोड़ा छोटा कर दे। हाँ, हमें दिख रहा है गूगल बच्चों। हम गूगल में गए, गूगल में हमारी जीमेल आईडी दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है। उसके नीचे क्या लिखा है? मैनेज। हमने मैनेज दबाया। मैनेज में लिखा है होम, हमने स्क्रीन खिसकाई। पर्सनल, पर्सनल के बाद आया डेटा, डेटा के बाद क्या आ रहा है? ये आ रहा है सिक्योरिटी आ रहा है। क्या आ रहा है? सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी में आए, हम नीचे आए, क्या लिखा है ये? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मैंने इसे क्या कर रखा है? ऑन। ऑन का क्या मतलब है? अभी अगर बच्चों मैं आपको अपना पासवर्ड बता दूं तो आप मेरी आईडी में घुस ही नहीं पाओगे। जैसे ही घुसोगे गूगल आपको रोक देगा, वो कहेगा लाओ दूसरी चाबी लाओ। तो वो दूसरी चाबी कौन है? ओटीपी। वो कहाँ आएगा? मेरे पास। और हम क्या अपना ओटीपी किसी को बताते हैं? नहीं बताते। तो क्या अब हैकर मुझे हैक कर पाए? आंसर है नहीं। क्या वो मेरा डेटा देख पाएगा? आंसर है नहीं। और यही ऑप्शन हम एप्पल में भी कर सकते हैं। आप एप्पल आईडी में जाइए, पासवर्ड में जाइए, 2 फैक्टर करिए और इसको ऑन दबा दीजिए। ऑन मतलब अब मेरी आईडी खोलने के लिए तुम्हें 2 चीजों की आवश्यकता है। तो बच्चों, हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि हम अपने डेटा और फोन को कैसे सुरक्षित करें, और उसका एक ही आंसर हमने सिखाया कि हम अपनी आईडी को सिर्फ पासवर्ड से सुरक्षित नहीं रखेंगे, हम अपनी आईडी को 2 चीजों से सुरक्षित रखेंगे। वन इज पासवर्ड एंड द सेकंड इज ओटीपी। और ये करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे बड़ी तकलीफें होती हैं। कोई फेक अकाउंट बना लेता है, कोई तस्वीरें खराब कर देता है। आजकल एक केस बहुत आ रहे हैं, किसी ने मेरा फेसबुक हैक करके मेरे ही दोस्तों से पैसे मांग रहा है। मेरी आईडी से आपके मैसेज आ रहा है कि मैं परेशान हूँ, कोविड में प्रॉब्लम हो गई है, कुछ पैसे दे दो। फिर आजकल बच्चे, हम लोग गलतियां करते हैं कि हम अपने अनजान लोगों को पर्सनल तस्वीरें भेज देते हैं। ये बहुत संगीन अपराध है और बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी हैं। अभी सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने 4 ऐसी रेड मारी और 4 गंदे लोगों को पकड़ा जो हमारे ऐसे मासूम बच्चों को परेशान किया करते थे। तो बच्चों, ये अपराध बढ़ रहे हैं। आप अनजान लोगों को कोई गलत तस्वीर नहीं देंगे। कोई आपसे ऐसी तस्वीर मांगेगा, आप उसे फौरन ब्लॉक कर देंगे। और आपने खूब उदाहरण सुने होंगे कि अगर आप गलत बातें करेंगे तो फिर पुलिस पकड़ती भी है। जैसे दिल्ली में कुछ बच्चों ने एक इंस्टाग्राम पे गंदा ग्रुप बनाया बॉयज लॉकर रूम नाम से, और सब के सब अरेस्ट हो गए। एक बच्चे ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की गलत तस्वीर शेयर करी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जिसने गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया, उसे गिरफ्तार कर लिया। तो जब ये आप पढ़ते हैं खबरें कि ये गिरफ्तार हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही खबरें हैं। तो प्लीज, इसका क्या मतलब है ये मैं अपने तजुर्बे से बताऊं बच्चों। उसे डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट। जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं, हम अपनी एक पहचान ऑनलाइन छोड़ देते हैं, और ये पहचान साइबर पुलिस ट्रेस कर सकती है। तो हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी की गलत तस्वीर नहीं खींचनी चाहिए, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इन सब सोशल मीडिया पे हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, मैंने शुरू में समझाया था। नंबर 1 सिक्योरिटी, नंबर 2 प्राइवेसी, नंबर 3 सेफ्टी, और नंबर 4 वेलबींग। एक तो आज आप प्रॉमिस करिए, आप लोग सब अच्छी अच्छी चीजें शेयर करेंगे और मुझे जरूर टैग करिएगा, मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मुझे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। मेरा रक्षित टंडन नाम से अकाउंट है और उस पर ब्लू टिक लगा हुआ है, ब्लू टिक, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और आप कोई अच्छा काम करें, मुझे जरूर टैग करिएगा, मैं उसको आगे प्रोत्साहन करूंगा, उसको शेयर करूंगा, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स देखेंगे। लेकिन बच्चों, अच्छा कंटेंट, हमें अच्छा कंटेंट शेयर करना चाहिए। सुरक्षा, अब मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर या स्नैपचैट, सुरक्षा का एक ही आंसर है, और उसको क्या कहते हैं? 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हमेशा ऑन रखोगे, तुम्हारी आईडी कभी हैक ही नहीं होगी। वो फेसबुक हो,
वो तुम्हारा इंस्टाग्राम हो, ये देखो इंस्टाग्राम, और या वो तुम्हारा व्हाट्सएप हो, ये देखो व्हाट्सएप। 2 स्टेप हमेशा ऑन रखना है। क्या ऑन रखना है? 2 स्टेप। क्या मतलब हुआ इसका? मेरी आईडी सिर्फ पासवर्ड से कोई खोल ही नहीं पाएगा। तो अगर कोई मेरा आईडी हैक कर ले तो भी वो मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी सेटिंग क्या है? 2 स्टेप, मतलब 2 बार अपने आप को परिचय दोगे तभी तुम अंदर घुसोगे। प्राइवेसी किसे कहते हैं? तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन भेजता है? तुमने कह रखा है एवरीवन। अब भाई एवरीवन में तो फिर सब लोग आ जाते हैं। तुम्हारी फोटो कौन देख सकता है? सिर्फ मित्र, फ्रेंड ओनली। इसे कहते हैं प्राइवेसी। तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेली, इन सब पे अपनी प्राइवेसी रखो। व्हाट्सएप में भी पूछता है तुम्हारी फोटो कौन देखेगा? एवरीवन नहीं, ओनली माय कॉन्टैक्ट, ओनली माय कॉन्टैक्ट। तो अपनी सुरक्षा रखिए, और कोई गलत काम दिखाई दे उसे फौरन रिपोर्ट और ब्लॉक कर दीजिए बच्चों। रिपोर्ट और ब्लॉक कर दीजिए। और प्राइवेसी में एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन आता है, तुम्हारे को ग्रुप में कौन ऐड कर सकता है? इसे कहो माय कॉन्टैक्ट। कोई बाहर का आदमी तुम्हें ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है वो। किसी को मत ऐड करने दो ग्रुप में। हमेशा अपने फोन में लॉक लगा के रखना चाहिए, जिससे कि कभी गिर जाए, चोरी हो जाए तो कोई हमारे डेटा का गलत इस्तेमाल ना करे। बच्चों के लिए एडवाइजेबल ये है कि आप अपने वॉलपेपर पे इमरजेंसी नंबर जरूर लिख के रखा करो। तो आप मेरा वॉलपेपर देखेंगे, उस पे मैंने लाल रंग से नीचे अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का नंबर डाल रखा है कि अगर कहीं कल को मेरा फोन गिर जाए, खो जाए, या मुझे कुछ हो जाए, तो अगर कोई मेरी मदद करना चाह रहा है तो वो मेरे वॉलपेपर को जैसे ही फोन खोलेगा, ये तो लॉक्ड है, अब उसे तो पासवर्ड पता नहीं है, तो वो स्क्रीन पे लिखा होगा इमरजेंसी नंबर, वो फौरन उसे कॉल करके मेरी मदद कर पाएगा। बच्चों, मैंने अभी अभी आपको सिखाया था कानून क्या कहता है हिंदुस्तान का। मैं आपको लिखित में दिखा दूं। हमारे यहाँ कानून कहता है डेटा चोरी अपराध है, हैकिंग अपराध है, फेक आईडी अपराध है, गंदी तस्वीरें अपराध है, गंदे शब्द अपराध है, गंदी तस्वीरें और वीडियो अपराध है, और अगर ये बच्चों से रिलेटेड है तो बहुत ही बड़ा अपराध है। तो यानी कि हमें एक अच्छा डिजिटल नागरिक बनना है। जैसे आज मैं एक अच्छा हिंदुस्तानी नागरिक हूँ और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करता हूँ और फॉलो करता हूँ। आईपीसी कानून होता है ना, इंडियन पीनल कोड, जिसमें लिखा है चोरी करना क्राइम है, मर्डर करना क्राइम है। हम ऐसा कोई क्राइम नहीं करते, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है ये गलत है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं हेलमेट भी पहनता हूँ, मास्क भी पहनता हूँ, और स्पीड लिमिट पे चलाता हूँ। वहाँ लिखा है 60, तो मैं 60 पे चलाता हूँ। और अगर मैंने कानून तोड़ा तो भाई साहब पुलिस मेरी गाड़ी भी बंद कर देगी और मेरा चालान भी काट देगी। इसी प्रकार से एक अच्छा डिजिटल नागरिक बनने के लिए मुझे इन कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अब भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया। भारत सरकार ने कहा कि भाई अब आप घर बैठे साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को एक ऑनलाइन वेबसाइट बना डॉट के लिए अलग बटन बना दिया और बाकी अपराधों के लिए अलग बटन दबा दिया। और यहाँ पे कुछ किताबें भी दे दी, उसको रिसोर्सेज कहते हैं। जरूर सारे बच्चे सुने और अभिभावक भी सुने और टीचर्स भी हमारे। इसमें 1-2 किताबें दी हुई हैं, अंग्रेजी में और हिंदी में। साइबर सुरक्षा की किताब है, जरूर डाउनलोड करिएगा, जरूर पढ़िएगा। फिर हमने यहाँ एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया कि अगर आप मुसीबत में हैं तो 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच में इस हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 155-260 155260। और महिला बच्चों की रिपोर्टिंग में एक नया बटन दे दिया, रिपोर्ट एनोनिमसली। एनोनिमस मतलब तुम्हें अपना नाम पता नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन हमें रिपोर्ट जरूर करो। एनोनिमस का मतलब होता है कि हमें अपना नाम पता देने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ महिला और बच्चों के लिए है। बाकी कोई भी अपराध हो जाए, मेरा डेबिट कार्ड से पैसा चोरी हो गया, मेरी ईमेल हैक हो गई, मेरा कंप्यूटर लॉक हो गया, तो वो सब आप यहाँ पे बटन बना हुआ है अदर, उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये साइबर अपराध रिपोर्ट करने का तरीका होता है। बच्चों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत नए नए तरह के फ्रॉड देखे जा रहे हैं
और उन फ्रॉड से हमें बचना बहुत जरूरी है। भाई आप बच्चे हैं, आप लोग भी इंटरनेट चलाते हैं, आपके पेरेंट्स भी चलाते हैं, मम्मी पापा भी चलाते हैं। तो ये हैकर जो हैं ये लोग साहब कुछ थोड़ी बदमाशियां कर रहे हैं हमारे बैंक्स के साथ, हमारे खातों के साथ, नौकरी के नाम पे, इस तरीके से। तो हमें उन चीजों से कैसे बचना है और क्या क्या तरीके वो अपना रहे हैं उसकी भी थोड़ी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। तो देखिए साहब, ऑनलाइन फ्रॉड ये तो हो गया। हमने पहले देखो अभी हमने क्या सीखा कि एक तो हम अपनी आईडीज को डबल तरीके से सुरक्षित रखेंगे, हम उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन। दूसरा, हम हर ऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स पे ध्यान देंगे। हमने व्हाट्सएप खोला, सेटिंग्स में गए, जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाए। ये देखिए साहब, मैंने व्हाट्सएप खोला, ठीक, लेट मी ओपन व्हाट्सएप। मैं एक मिनट अपना फोन कनेक्ट कर लूँ बच्चों, एक सेकेंड, मैं दोबारा से कनेक्ट कर लूँ। कनेक्ट हो जा भाई, हो गया। अब मैंने व्हाट्सएप खोला, सबसे पहले आपने क्या देखा, ये मेरा फिंगरप्रिंट मांग रहा है क्योंकि मैंने ये लॉक लगा रखा है। मेरा व्हाट्सएप बिना मेरे फिंगरप्रिंट के कोई नहीं खोल सकता। जैसे ही मैंने फिंगरप्रिंट डाला मेरा व्हाट्सएप खुल गया। अब इसमें मैं आया सेटिंग्स के अंदर। कहाँ आया? सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर मैं सबसे पहले गया प्राइवेसी में। उसने कहा प्राइवेसी, मेरी फोटो कौन देख सकता है? मैंने कहा सिर्फ मेरे दोस्त। मेरे ग्रुप में कौन ऐड कर सकता है? एक्सक्यूज मी टंडन जी, आपका मोबाइल नहीं दिख रहा इसमें। आपका जो आपने ऑन किया ना व्हाट्सएप वाला लॉक वाला सिस्टम, वो दिख नहीं रहा इसमें। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आई एम सॉरी, ये स्क्रीन नहीं आ नो रही थी, अब आ प्रॉब्लम, जाएगी। देखिए आप रिपीट कर दो, कोई ये दिक्कत बच्चों, अब बच्चों देखो, हम सबसे पहले तो व्हाट्सएप खोला, तो आपने क्या चीज देखी कि ये व्हाट्सएप जो है मेरा फिंगरप्रिंट मांग रहा है। कितनी अच्छी बात है। मैंने जब अपना फिंगरप्रिंट टच किया तब मेरा व्हाट्सएप खुला। उसके बाद मैं आया सेटिंग्स के अंदर। क्या लिखा होता है चौथे नंबर पे? सेटिंग्स। इसमें लिखा होता है प्राइवेसी। मैं गया प्राइवेसी में, पहला सवाल, मेरा लास्ट सीन कौन देख सकता है? मैंने कह दिया नोबडी, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कितने बजे ऑनलाइन था, कितने बजे ऑफलाइन था। फिर इसने पूछा तुम्हारी तस्वीर कौन देखेगा? मैंने नहीं साहब, एवरीवन नहीं, सिर्फ मेरे फ्रेंड। माय कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो नंबर मेरे में सेव है सिर्फ वो मेरी तस्वीर देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसके नीचे आओ साहब, ग्रुप को मैंने कह दिया माय कांटेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जो फोन नंबर मेरे फोन में है सिर्फ वो लोग मुझे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं और कोई नहीं। फिर नीचे आए साहब, और क्या था यहाँ पे? फिंगरप्रिंट लॉक। क्या लिखा है? फिंगरप्रिंट। मैंने इसे इनेबल कर दिया। अब अगर मेरा फोन गिर जाए, चोरी हो जाए, या मैं अपने मित्र को दे दूं, मेरा मित्र बोला रक्षित जरा फोन देना, मुझे कॉल करना है, मैंने दे दिया। अब वो बदमाश निकला, वो मेरे व्हाट्सएप में जाना चाह रहा था, लेकिन वो जैसे ही जाएगा, वो जैसे ही व्हाट्सएप ऑन करेगा, आप क्या देखेंगे? वो उससे मांगेगा फिंगर। मैंने अपना फिंगरप्रिंट दिया तभी वो अंदर आया। तो ये हो गई प्राइवेसी। अब आया टू स्टेप वेरिफिकेशन। मैंने हमेशा इसे इनेबल करके रखा है। क्या करके रखा है? इनेबल। तो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है, इसका मतलब अब मेरा व्हाट्सएप कोई हैक। फिर वापस आइए, क्या लिखा होता है तीसरे नंबर पे? देखिए व्हाट्सएप वेब। इसे आउट करके रखना चाहिए, इसमें हमेशा कैमरा खुलना चाहिए। कैमरा खुल रहा है इसका मतलब ये सुरक्षित है। अब मान लो अगर कोई मेरा कोड स्कैन कर ले तो वो मेरा व्हाट्सएप देख सकता है, तो उसे हमेशा लॉग आउट करते हैं। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं बच्चों? प्राइवेसी सेटिंग्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राइवेसी सेटिंग्स। तो हमने चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी आज। एक कि हम अ, अपनी आईडी पे डबल सुरक्षा रखेंगे। हम अपनी आईडी चेक करते रहेंगे कि कोई हमारा डेटा हैक तो नहीं हुआ है। फिर हम किसी अनजान आदमी से तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे, वो कुछ गलत कर रहा है उसे फौरन रिपोर्ट और ब्लॉक करेंगे। अब ये बात आती है कि साहब ये रिपोर्ट और ब्लॉक कैसे किया जाता है, तो लाइए साहब इसको भी सीखे लेते हैं। हम अपना फेसबुक खोले लेते हैं साहब, ठीक। आप, अब मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से आपको शेयर कर रहा हूँ। हमने, चलिए फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, यहाँ चलो फेसबुक से शुरू करते हैं। हमने फेसबुक खोला, हमें सूचना मिली कि साहब इसमें रक्षित टंडन नाम का नकली अकाउंट बना दिया है किसी ने। रक्षित टंडन,
हमने उस नकली अकाउंट को ढूंढा, मान लो ये है वो गलत वाले टंडन साहब, हमने इनको खोल लिया, यहाँ पे 3 डॉट बने होते हैं बच्चे, 3 डॉट, हमने ये दबाए, हम कहेंगे कि हम रिपोर्ट करना है इस नकली आदमी को। वो पूछेगा क्यों रिपोर्ट करना है, हमने कहा ये मेरी नकल बना रहा है, प्रिटेंडिंग टू बी समवन। बोला किसकी नकल बना रहा है, मैंने कहा मेरी, मी। फिर मैंने कहा आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब आप क्या करना चाहते हैं, हम तीसरा बटन दबाएंगे, हमें ये रिपोर्ट करना है, हमें ये रिपोर्ट करना है। और जैसे ही हम ये रिपोर्ट बटन दबा देंगे, फेसबुक इसे चेक करेगा और नकली खाते को बंद कर देगा। तो बच्चों ये तरीका होता है। फिर एक आजकल साइबर बुलिंग बहुत होती है। तो मान लो हमारे पास एक तस्वीर आई किसी की, कोई भी एक तस्वीर ले लेते हैं, हम फोटोज उठा लेते हैं, कोई भी फोटो ले लेते हैं, यहाँ से रक्षित टंडन की ही ले लेते हैं कुछ फोटो, अरे भाई फोटो, मान लीजिए ये फोटो है और ये बड़ी गलत फोटो किसी ने डाल दी है। तो हम सिर्फ फोटो को कैसे रिपोर्ट करते हैं, फोटो को क्लिक करो, 3 डॉट दबाओ, क्या लिखा है आप नीचे चौथा नंबर पढ़िए, रिपोर्ट फोटो। वो पूछेगा भाई क्यों रिपोर्ट कर रहे हो, इसमें नग्नता है, इसमें वायलेंस है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, हैरेसमेंट है, या कोई और बात है। मैंने कहा भाई कोई और बात है, समथिंग एल्स। अब इसमें देखो सारी डिटेल आ गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फ्रॉड कर रहा है, ये मजाक बना रहा है, मेरी बुलिंग कर रहा है, बच्चे को मार रहा है, किसी जानवर को मार रहा है, किसी की सेक्सुअल एक्टिविटी है, कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, या कोई मेरी प्राइवेट तस्वीरें बिना परमिशन के डाल रहा है, कोई मुझे हैरेस कर रहा है, या कोई मेरी प्राइवेट तस्वीरें शेयर कर रहा है। इतनी डिटेल हमने दे रखी है बच्चों, और आप जैसे ही रिपोर्ट करते हो, फेसबुक उस गलत चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो हमें ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से हम देखें इंस्टाग्राम पे, अब हम इंस्टाग्राम पे पहुंचे, हमें इंस्टाग्राम पे सूचना मिली कि साहब किसी ने मेरा नकली खाता बना दिया है। तो पहले तो मैं वो नकली खाते को ढूंढूंगा। मैंने कहा रक्षित टंडन का नकली खाता कहाँ है, रक्षित टंडन। तो मान लो ये तो मेरा ओरिजिनल अकाउंट आ गया, ये मान लो नकली। तो मैंने कहा मुझे इसे रिपोर्ट करना है। तो वो पूछे कैसे रिपोर्ट करोगे, मैंने कहा रिपोर्ट में मैं क्या कहूंगा, ये गलत है, इनएप्रोप्रिएट है। वो पूछेगा क्यों, क्योंकि ये अकाउंट गलत है। क्या गलती है, ये मेरी नकल बना रहा है, इट इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। मैंने अच्छा क्या है, मेरी। और जैसे ही मैं सबमिट दबाऊंगा, फेसबुक इंस्टाग्राम इसे चेक करेगा और इस गलत खाते को हटा देगा। तो बच्चों हमने ये सीखा कि हम रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। तो आप ये बातों का ध्यान रखेंगे, सोशल मीडिया पे अनजान आदमियों को ब्लॉक कर देंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। अब आते हैं लास्ट हमारा जो पार्ट है, ऑनलाइन फ्रॉड कैसे हो रहे हैं। और अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपके तो काम आएगा ही आएगा। आप अपने घर पे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मम्मी पापा सबको सिखाना। ये बदमाश बच्चों आजकल क्या कर रहे हैं, इन्होंने गूगल पे ना कस्टमर केयर के नाम पे नकली नंबर डाल रखे हैं बहुत सारे। अब हम गलती से ढूंढते हैं और वो नकली फ्रॉड का नंबर मिल जाता है। और ये फ्रॉडस्टर हमसे कहते हैं कि आप एक ऐप डाउनलोड करो, एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट। ये ऐप डाउनलोड करने से वो हमारे मोबाइल की स्क्रीन देखने लगते हैं और फिर ये सारा पैसा निकाल लेते हैं। ये नकली नंबरों से कॉल करेंगे, आपकी केवाईसी नहीं हुई है, हम आपका मोबाइल बंद कर देंगे, हम आपका पेटीएम बंद कर देंगे। ये सब फ्रॉड है बच्चों। हमें अगर कभी कोई जरूरत हो तो ओरिजिनल कंपनी के ऐप में हेल्प लेनी चाहिए। हर ऐप के अंदर कस्टमर सपोर्ट या हेल्प का बटन होता है, हमें बाहर से नहीं ढूंढना चाहिए। हजारों लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। फिर आजकल एक क्यूआर कोड का बड़ा मिसयूज हो रहा है। कैसे, यूपीआई फ्रॉड में क्या करते हैं, मैंने OLX पे अपनी पुरानी साइकिल बेचने का विज्ञापन डाला, मेरे पास कॉल आया, रक्षित जी हम आपकी साइकिल खरीदना चाहते हैं। मैं बड़ा खुश हो गया। और ये भी बताते हैं कि हम फलानी सेना में काम करते हैं, हम पुलिस में काम करते हैं। मैंने अच्छा था। बोले हम चूंकि पहली बार आपसे डील कर रहे हैं, हम आपको पहले 5 रुपए भेज रहे हैं। और वो बदमाश हमें 5 रुपए बेचता भी है। हम कहते हैं हाँ भाई आ गए 5 रुपए। बोले आ गए, मैंने हाँ आ गए। बोले अब हम आपकी साइकिल का 6,000 रुपए का QR कोड भेज रहे हैं, आप इसे स्कैन कर दो। मैंने जैसे ही स्कैन किया, मेरे खाते से 6,000 रुपए 1 सेकंड में चले गए। मैं चिल्लाया, अबे मैंने जी क्या हो गया। बोला नहीं नहीं साहब गलती हो गई,
हम दोबारा कोड भेज रहे हैं 12,000 रुपए का, आप इसे स्कैन कर दो, आपके 6 भी वापस आ जाएंगे और साइकिल के भी। मैंने दोबारा स्कैन कर दिया और मेरे पैसे दोबारा निकल गए। तो बच्चों, यूपीआई करते समय एक तो स्पेलिंग का ध्यान दो, मोबाइल नंबर का ध्यान दो और डायरेक्शन का ध्यान दो। अंग्रेजी में कहता है वो रिक्वेस्टिंग या पेइंग। पेइंग मतलब पैसा दे रहा हूं, रिक्वेस्टिंग मतलब पैसा ले रहा हूं, मांग रहा हूं, ले रहा हूं। तो ये एरो का डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। दूसरा और आखिरी, बैंक के नाम से बहुत नकली मेल भेजते हैं ये बदमाश। ऐसा लगेगा बकायदा HDFC बैंक से आया है, उसमें वो हमसे सारी डिटेल भरवा लेगा। मैंने शुरू में सिखाया था नकली पेज बनाने वाला क्राइम, इसे फिशिंग कहते हैं। नकली पेज, बिल्कुल हूबहू बैंक का पेज, लेकिन साहब स्पेलिंग गलत है। हमारे बैंक का नाम और स्पेलिंग हमें याद होना चाहिए। इंग्लिश में हर वेबसाइट के आगे एक हरे रंग का ताला लगा होगा और उसे हम लोग पैडलॉक कहते हैं। HTTPS लिखा होगा, HTTPS, और असली वेबसाइट की स्पेलिंग हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों, लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, ATM पे क्या क्या सुरक्षाएं रखनी है। नंबर 1, हाथ ढक के पिन डालना है। पहली बात, कब भी ATM पे जाओ हाथ ढक के पिन डालो। किसी को भी अपना कार्ड हाथ में मत दो, वो वेटर हो, वो पेट्रोल पंप वाला हो या शॉपिंग मॉल वाले अंकल हो, उनसे खुद मशीन मांगो, अपना कार्ड खुद पंच करो, हाथ से पैसे लिखो, हाथ ढक के पिन डालो और अपना कार्ड वापस जेब में ले लो। किसी को कार्ड देना न रखिए कि किसी बदमाश ने कोई गलत खिलौना तो नहीं चिपका दिया है। आजकल ये ATM पे एक नकली मुंह चिपका देते हैं और कीबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी प्लेट लगा देते हैं, उसमें एक हिडन कैमरा होता है, हिडन कैमरा। तो ये बदमाश हमारे कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी भी बना लेते हैं। तो ऐसे अपराधों से हमें बचना है। ATM पे ध्यान रखेंगे, हाथ ढक के पिन डालेंगे, किसी अजनबी के हाथ में अपना कार्ड या पिन नहीं देते हैं। पिन तो कभी किसी को नहीं बताते हैं। कोई हमसे फोन पे OTP वगैरह नहीं मांग सकता, कोई हमारे मोबाइल कंपनी से कॉल करके सिम बंद होने की धमकी नहीं देता है। ये सब फेक और फ्रॉड है। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अपना सेशन यहाँ पे रोकता हूँ। आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए दे रहा हूँ। रिपोर्टिंग पोर्टल में आपको सिखा चुका हूँ, ये हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता दिया है, और मैं इसी के साथ आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर किए देता हूँ, जिससे आप हमारे से कभी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के हैंडल्स बताए देता हूँ। मेरी वेबसाइट है बहुत सिंपल, hackershala.com और rakshitandon.com। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट्स हैं, जिन पे आपको ये ब्लू कलर का टिक दिखाई देगा वेरीफाइड अकाउंट का। आप यहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं बच्चों, और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपने टाइम के अनुसार आपको जवाब जरूर दूंगा। तो ये मैं समझता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, और मैं कोशिश अपनी पूरी करी है कि मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा पाऊँ। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। मैं माननीय मंत्री जी का और जयश्री मैम का और पूरे विभाग का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना और मुझे इनवाइट किया। और इसी के साथ मैं प्लेटफॉर्म पे वापस आ जाता हूं, और अगर आप में से कोई मेरे से क्वेश्चंस पूछना चाहता है, तो अगर आप कोई तरीका है पूछने का तो प्लीज पूछें और मैं जरूर जवाब दूंगा। मनीष जी, अभिषेक जी, जयश्री जी। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत धन्यवाद रक्षित जी। जी, अभी प्रश्न पूछना चाहेंगे जो लोग, उनको 1 बाय 1 ले लो। अभिषेक जी मैम। या किसी ने चैट पर लिखा हो तो वो भी देखो जरा। मैम, हम YouTube में से कुछ चैट्स उठाते हैं, वो सवाल सर से पूछ लेते हैं। ठीक है, मुझे YouTube का लिंक दे देंगे, मैं भी खोल लेता हूँ, मेरे को दिखता रहेगा यहाँ पे। जी हाँ जी सर, मैं अभी यहीं पे शेयर कर रहा हूँ, मैं भी यहीं शेयर करता हूँ सर। जी रक्षित जी, इसको YouTube पे भी दिया है। सभी बच्चों को बताना चाहूंगी, जो बच्चे अभी जुड़े हैं, अगर पूरा सुन नहीं पाए हैं, कभी उनके फोन में डाटा खत्म हो गया हो, मेरा उनसे अनुरोध है YouTube पे जाकर इसको ध्यान से सुनेंगे, और उसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न होता है तो कृपया करके जरूर आप रक्षित जी को भी लिखें, वो आपको उसका जरूर
देंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अभी हम बहुत ही शीघ्र 2 सप्ताह बाद अपनी 15 से अधिक की बालिकाओं के लिए और अपनी स्कूल की लेडी टीचर्स के लिए भी एक आयोजन करने जा रहे हैं। तो मैं उसके लिए भी डेट आपसे फाइनल करा के और सबको सर्कुलेट करूंगी। बहुत ही प्रभावी प्रस्तुति आपने दी है। जब तक ये यूट्यूब से लिंक कर रहे हैं, हमने आपका पूरा यूट्यूब से प्रसारण किया है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से जुड़ें और अपने मन क्वेरीज भी हल कर सकें। जी, अभिषेक यूट्यूब से कुछ प्रश्न उठा के और आपको दीजिए। लिंक भेज दीजिए। सर हमने आपको अभी लिंक शेयर की है। आपने किया मुझे? हाँ, मिल गया। जी, ओके। आप बताएं, सवाल पूछें जब तक मुझसे। आप YouTube से सवाल उठा लें मेरे लिए। वीडियो अनअवेलेबल दिखा रहा है ये तो। लिंक अभिषेक आप क्वेश्चन पढ़ दो अपने यहाँ से। बस मेरे को लिंक नहीं दिखा रहा। कर देना, कोई बात नहीं, बाद में लिंक शेयर करो। एक प्रश्न पढ़ना शुरू करो। जी सर। हाँ, आप क्वेश्चन पूछ लें। सर एक सवाल है जिनमें पूछा गया है कि 2 वे वेरिफिकेशन क्या होता है और क्यों जरूरी है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन, अभी देखिए हमको कोई भी आईडी खोलनी होती है, सिर्फ पासवर्ड मांगता है वो, और हम पासवर्ड डालते हैं और हमारी आईडी खुल जाती है। अब उसमें खतरा ये है कि पासवर्ड आजकल चोरी हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, कई बार लोगों को पता चल जाते हैं। तो इसलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखा गया है। मतलब अब आपको आईडी खोलने के लिए अपनी 2 बार वेरीफाई करना पड़ेगा। एक बार तो आप पासवर्ड डालेंगे, उससे नहीं खुलेगी, वो रुक जाएगा, वो कहेगा अब हम आपको एक ओटीपी भेज रहे हैं आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, वो वाला कोड भी डालिए। तो आप उस समय अपना फोन देखेंगे तो वहां एक कोड आएगा ओटीपी, जब आप वो डालेंगे तब जाके आप अंदर से एंटर कर पाएंगे। यानी कि अब आपकी पहचान 2 बार आपको परिचित करनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन हमेशा ऑन रखने का फायदा क्या होता है कि उदाहरण मान लो किसी ने हमारी आईडी हैक कर ली, अब अगर हैक कर ली तो भी वो हमारी आईडी में एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने डबल परमिशन कर रखी है। दुर्गेश जी, आपका ये सवाल है परमिशंस वाला, तो हमें जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप सबको परमिशंस दें। आपको सारी परमिशंस देने की जरूरत नहीं है। हम अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं अपनी परमिशन। हम अलाउ, डोंट अलाउ, और एक तीसरा ऑप्शन आता है एप्लीकेशन व्हाइल इन यूज, मतलब सिर्फ परमिशन तब जारी दी जाए जब मैं वो ऐप चला रहा हूं। उदाहरण के तौर पे आप ओला कैब्स का ऐप चलाना चाहते हैं जो आपको टैक्सी दिलवाता है। अब वो ओला कहेगा मुझे आपकी लोकेशन चाहिए, लेकिन वो आपसे 3 बातें कहेगा। हमेशा चाहिए, सिर्फ तब चाहिए जब आप ऐप चलाएं, या कभी नहीं चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हम सिर्फ तब देंगे जब हम ऐप चलाएं। क्योंकि भाई अब 24 घंटे आप मेरे को ट्रैक करके क्या करोगे? जिस समय मुझे गाड़ी मंगानी है आप उस समय मेरे को। तो आज सारे मोबाइल्स में ये नई सुविधा आ गई है कि आप डिसाइड करेंगे कि परमिशन देनी है या नहीं देनी। सर एक जी अभिषेक जी। सुलोचना ठाकुर जी हैं, उन्होंने पूछा है कि गलती से अगर पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाए तो उससे अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? अगर आपने खुद गलती करी है तो सिर्फ आप अपने पेरेंट बैंक को संपर्क करें जितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल मनी बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। आप उनकी ही रिक्वेस्ट से उस पैसे को रुकवा सकते हैं। इसीलिए ये हमेशा कहा जाता है कि जब भी हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो तो 3 बार रुक के चेक कर लें। जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि आप अपना एग्जामिनेशन पेपर देने से पहले रिवाइज कर लें, तो वही रिवीजन आपने भी करना चाहिए कि नाम चेक करो, अकाउंट नंबर चेक करो, स्पेलिंग चेक करो। अब एक स्पेलिंग गलत होने से पैसा गलत जगह चला जाएगा, और बैंक फिर जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेता है, वो कहता है आप ही ने तो किया है, आपने खुद किया है, आपने खुद पासवर्ड डाला है। तो अब वो अगर सामने वाला शरीफ है और वो वापस कर दे तो ऐसा तो बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन उसमें आप सबसे पहले बैंक को सूचित करें, और बैंक ही है जो आपकी मदद कर पाएगा। अगर वो
चाहे तो वो रोक सकता है, और अगर वो निकल गया एक बार तो फिर तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। इसलिए यूपीआई, नेट बैंकिंग, नेट ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर 10 बार आप चेक करें कि खाता नंबर सही है, स्पेलिंग सही है और अमाउंट सही है। कई बार तो कुछ लोग करते क्या है, मैं 100 रुपए देने थे, एक जीरो एक्स्ट्रा दब गया उंगली से, वो कई बार मोबाइल की स्पीड स्लो हो जाती है, तो हम दबा रहे हैं 000, पता चला 1000 और आपने सेंड कर दिया, देने 100 थे निकल गए 1000। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखें। सर, एक कपिल चौहान जी हैं, इन्होंने कहा है कि सर वीपीएन क्या होता है, और वीपीएन के कुछ इंडियन गवर्नमेंट की यदि कोई वेबसाइट्स अवेलेबल हैं तो उसकी जानकारी दें। इंडियन गवर्नमेंट की तो ऐसी कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक साइबर स्वच्छ केंद्र बनाया है जहां पे आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, साइबर स्वच्छ केंद्र .gov.in, इसमें आप जाके देख सकते हो। लेकिन वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये एक तरह का पर्दा डाल देता है आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर। इससे जो गलत वेबसाइट हैं जो आपको ट्रैक करती हैं, आपकी जानकारी ट्रैक करती हैं, आप उससे बच जाते हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मैंने गूगल पे कुछ सर्च किया अपनी पर्सनल काम के लिए, उसकी थोड़ी देर बाद मैंने फेसबुक या कुछ खोला तो मुझे उसी से रिलेटेड विज्ञापन दिखने लगते हैं। तो ऐसी चीजें, ये क्या होते हैं, ट्रैकर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ट्रैकर्स यूज करते हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि आप वीपीएन यूज करें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो एक लेयर बना आते हैं, पेड भी आते हैं। थोड़ा सा जांच कर लेनी चाहिए यूज करने से पहले उसके बारे में, अगर वो अच्छा है और ठीक है तभी उसको इस्तेमाल करें, लेकिन फायदा होता है। एक तरीका और भी है कि हम लोग अपने ब्राउजर से इनकॉग्निटो मोड में भी काम करेंगे तो भी हम इन ट्रैकर्स से बच जाएंगे। सर, एक सवाल है कि हम हमारे ईमेल आईडी का उपयोग कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन से हो रहा है, क्या इसका हम पता कर सकते हैं? हमारा ईमेल आईडी का, जी। बिल्कुल। आप अपनी ईमेल आईडी को खोलिए और सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाइए तो आपको वहां एक चीज दिखाई देगी और उसको कहते हैं लॉगिन एक्टिविटी, उसको कहते हैं लॉगिन एक्टिविटी। तो आप उस लॉगिन एक्टिविटी से ये देख सकते हैं कि आपकी आईडी कब, कहां से, किसने खोली। हमेशा इस पे नजर रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो वो हमेशा नजर रखनी चाहिए आपको, और उससे हमें पता चलता रहता है कि हमारी आईडी कब और कहां से खोली गई है। जी सर, एक ने फेसबुक में अपना अकाउंट बनाया हुआ है और साथ में अपने पेज, कोई एक पेज बनाना चाह रहे हैं, लेकिन पेज उनके नाम से नहीं है, उनके बिजनेस के नाम से है। उन्होंने हाँ। अपने बिजनेस के नाम से पेज को बनाया और सोशल ऑप्शन चुना, पेज का जो प्रोफाइल था, और उसके बाद उनसे फेसबुक ने आइडेंटिटी मांगी, जबकि उनके पास इंडिविजुअल आइडेंटिटी है लेकिन उस पेज के रिगार्डिंग कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो उनका फेसबुक ब्लॉक हो गया है। तो उसको कैसे देखिए, अनब्लॉक कर सकते हैं? इसमें हम फेसबुक को लिख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी देखिए, आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीख लें, बहुत अच्छा सवाल है ये। सोशल मीडिया पे आप जो भी काम करें वो वैलिड आइडेंटिटी के साथ करें। वैलिड आइडेंटिटी उसे कहते हैं कि भाई, जैसे मैंने अब रक्षित टंडन मैं हूँ, तो मैं रक्षित टंडन के नाम से ही पेज बनाऊं, अपने नामों को उल्टे सीधे नामों से ना जोड़े, और ऐसे नाम तो कभी भी यूज ना करें जिनका कोई कॉपीराइट हो सकता है। जैसे कि मैं चाहूं कि मैं रक्षित टंडन हूं और मैं गूगल के नाम से एक पेज बना लूं, तो ये गलत है। मैं रक्षित टंडन हूं और मैं चाहूं कि मैं मध्य प्रदेश सरकार के नाम से अपना एक पेज बना लूं, तो वो वहां पे फिर ब्लॉक कर देता है। लेकिन कई बार, जैसे मेरी कंपनी है हैकरशाला, अब अगर आज आप वेबसाइट देखेंगे हैकरशाला की, तो उसमें साफ लिखा हुआ है रक्षित टंडन डायरेक्टर है। तो रक्षित टंडन हैकरशाला के नाम से पेज बना सकते हैं, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट है। अब अगर कोई और हैकरशाला के नाम से बनाएगा तो फेसबुक हो सकता है उसे ब्लॉक कर दे। तो कई बार फेसबुक से गलती भी हो जाती है उनके कंप्यूटर से, तो वो एक ऑप्शन देते हैं रिव्यू करने का, उसमें अगर आप अपनी पहचान कुछ भी भेज सकते हैं। मान लीजिए वो कंपनी आपकी है, तो उस कंपनी के नाम का कोई कागज हो, कोई सरकारी दस्तावेज हो जो ये प्रूव करता है कि हाँ भाई ये नाम आप ही का है और आपसे जुड़ा हुआ है, तो वो उस केसेस में आपको वो पेज वापस कर देते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप ऐसे पेजेस बनाएं मार्केटिंग के या बिजनेस के, तो उनमें नाम का जरूर ध्यान रखें कि कल को कोई दूसरे आदमी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए उस पर। जी
सर एक सवाल और है जिसमें इन्होंने पूछा जी। है, मिस्टर पटेरिया जी हैं, हाउ टू रीएक्टिवेट IRCTC अकाउंट, इट इज शोइंग यूजर आईडी इज डिसेबल्ड। तो भाई ये तो IRCTC से आपको बात करनी पड़ेगी। ये इसके कस्टमर केयर होता है, उनसे पहले पूछे कि उन्होंने क्यों बंद किया है भाई, उसका रीजन क्या है। तो वो जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक उसके लिए मैं कोई आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत जरूरी है कि आप उसको उनसे पूछें पहले। इसके अलावा सर एक सवाल है जिसमें लिखा है, एक नंबर से हमारा फोन आता है, वो लाल हो जाता है, फोन अटेंड करें या ना करें। आई थिंक इट्स लाल ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं जी कहीं जी ऐसा जी। कोई फोन नहीं आता है बच्चे। ये इधर उधर से आप खबरें सुन लेते हो, ऐसे नहीं होता है। कोई फोन का कलर चेंज नहीं होगा किसी के नंबर आने से, और कोई फोन ऐसे कॉल आने से गड़बड़ नहीं होता है, बेफिक्र रहिए, ये सब गलत जी। बातें हैं। एक एक सवाल है सर कि जिसमें पूछा गया है कि एटीएम से पेमेंट निकालने के बाद हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि बाद में पैसा निकालने वाला व्यक्ति हमारे साथ किसी तरह का धोखाधड़ी ना कर सके। कभी भी ATM के अंदर किसी और आदमी को अलाउ मत करिए। अगर वो अंदर जबरदस्ती घुसाता है तो आप बाहर निकल आइए, लेकिन आप अकेले ही इस्तेमाल करें ATM को। नंबर एक, अगर एक बड़ा कमरा है और उसमें 2-3 मशीनें लगी हुई हैं और बीच में पार्टीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां 3 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए आप जब तक रुके रहिए जब तक मशीन लॉग आउट ना हो या नया कार्ड मांगने की स्थिति में ना आ जाए, उससे पहले मशीन को नहीं छोड़ेंगे। कई बार कुछ विज्ञापन आते हैं मशीन पे जो कहते हैं क्या आप 2 रुपए इनके लिए डोनेट करना चाहते हैं, अलाउ डोंट अलाउ, हाँ ना नहीं नू। तो ये सब चीजें पहले चेक कर लिया करिए। जब तक मशीन लॉग आउट ना हो जाए आप वहां से नहीं निकलेंगे। दूसरा, वहां कोई बैंक का मुलाजिम बन के आपकी मदद करना चाहता है और आपसे कहता है आपके पैसे नहीं निकल रहे, लाइए मैं निकाल दूं, ये वाले अपराध बहुत हो रहे हैं। और ये हाथों की सफाई से कार्ड बदल देते हैं। तुम्हारे पैसे तो उस समय निकल आते हैं, लेकिन तुम्हें जब वो कार्ड वापस करते हैं तो वो तुम्हें नकली कार्ड वापस कर देते हैं और तुम्हारा असली कार्ड और पिन लेके वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसे किसी अनजान आदमी से आप ATM के अंदर मदद नहीं लेंगे, मशीन को प्रॉपर लॉग आउट करेंगे और ATM में पर्ची नहीं छोड़ेंगे। और कोशिश करें कि हमेशा अपने ट्रस्टेड ATM पे जाएं। ट्रस्टेड ATM वो हो जाता है, जैसे मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ और शुरू से आखिर तक मैं इस कॉलोनी के अपने ATM से ही पैसा निकालता आया हूँ, या मैं ऐसे बड़े बाजार में निकालूं पैसा जो एक कवर्ड ATM है, सिक्योरिटी के साथ है, या सबसे या वो होते हैं जो बैंकों के अंदर और बैंकों के बगल में बने होते हैं। तो हमें एक सुरक्षित, एक दूर दराज हाईवे पे ATM पे जहां कोई आता जाता ना हो और वहां एक ATM दिख जाए, अवॉइड करना चाहिए। और हमेशा सुरक्षित टाइमिंग्स के अंदर ATM पे जाना चाहिए। बहुत लेट नाइट और बहुत अर्ली मॉर्निंग ATMs को अवॉइड करना चाहिए। आपराधिक घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। लोगों को पता चला कि ये आदमी ATM में घुसा है तो 100% पैसे निकाल के आ रहा होगा, अकेला है, सन्नाटा है, रात का समय है, कोहरा हो रखा है। तो ऐसी भी हमने घटनाएं सुनी है कि बेचारे लोगों ने पैसा निकाला और कोई आके छीन के ले जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर एक सवाल और है, इसमें इन्होंने पूछा है, इंटरनेट बैंकिंग में कई बार ऐसे कॉल आते हैं जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी लेकर अकाउंट की लिमिट बढ़ाने की बात करते हैं। क्या RBI ने ऐसे कोई मोबाइल नंबर की सूची जारी की है जिससे बैंक नहीं, इस कोई सर्विस ऐसी के लिए? सूची नहीं है। और नहीं, हमें ऐसे किसी भी बैंक के ऑपरेशन को नहीं करना है। अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो आप बैंक के अंदर जाके बैंक के अधिकारियों से समझ के करेंगे। और ये जो कॉलर्स हैं, बैंक कभी भी आपको स्कीम बताने के लिए फोन कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी डिटेल्स नहीं मांग सकते फोन पे। तो 20 सचेत रहें, इतने फ्रॉड हो रहे हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपको अपने कार्ड की लिमिट बढ़वानी है, कुछ अगर आपको ऑफिशियल SMS आ रहा है और उसमें लिखा है आपके कार्ड की हम लिमिट बढ़ा रहे हैं और वो HDFC या बैंक के नाम से आ रहा है, तो और उसमें आप उसको इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे कोई पर्सनल डिटेल नहीं मांग सकता, कोई पिन वगैरह नहीं मांग सकता, ना कार्ड नंबर मांगेगा आपसे। जी सर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो अगर वो नहीं होता है और अपने बैंक में से पैसा निकल जाए तो क्या ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, RBI ये कहता है कि अगर आपकी गलती नहीं है तो बैंक पूरा पैसा आपको वापस करेगी, वरना 1 महीने बाद आप हमारे RBI के ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं, डिजिटल ऑम्बड्समैन को। कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहला काम है पुलिस कंप्लेंट कराना। दूसरा काम है बैंक को सूचित करना, बैंक का डिस्प्यूट फॉर्म भरना या उनको कंप्लेंट करना। तीसरा काम है अपना कार्ड पे, अकाउंट पे डेबिट
फ्रीज लगवाना है। आप सबसे पहले डेबिट फ्रीज लगवाएं और उनसे एसआर नंबर ले लें। आपने जैसे ही एसआर नंबर ले लिया और फ्रीज लगवा दिया, अगर उसके बाद 1 रुपया और निकला तो वो बैंक की जिम्मेदारी होगी। तो ये 3 काम करने बहुत जरूरी है और ये 3 दिन अंदर हो जाने चाहिए, घटना के 3 दिन के अंदर। तो जैसे ही आपका पैसा निकले, पहला काम है आपको पुलिस कंप्लेंट कराना। मैंने आपको ऑनलाइन पोर्टल बता दिया कंप्लेंट करने का, वहां भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नहीं तो नियरेस्ट साइबर सेल में जाके कर सकते हैं, बजाय थाने में जाने के। हर शहर के अंदर एक साइबर सेल है। हमारा एमपी में तो बहुत एक्टिव साइबर सेल्स बने हुए हैं, भोपाल में, इंदौर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जबलपुर में। आप वहां जाके कंप्लेंट करें साइबर थाने में, और नहीं तो आप ऑनलाइन करें। और उसके बाद बैंक का एक डिस्प्यूट फॉर्म आता है, वो जरूर भर के, और बैंक के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो हमेशा आपके फोन में सेव्ड होने चाहिए, ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर। उन पे आप कॉल करके अपना कार्ड अकाउंट को डेबिट फ्रीज करा दीजिए। और वो जैसे ही आप कराते हैं तो बैंक आपको एक एसआर नंबर जारी करता है, और आप जो भी बातचीत करें, या तो वो मोबाइल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या फिर ईमेल के माध्यम से होनी चाहिए कि आप पे एक रिकॉर्ड है कि हाँ मैंने बैंक को सूचित कर दिया था इस तारीख को इस ईमेल से। और या अगर आप लिखित में दे रहे हैं तो आप पे उसकी रिसीविंग कॉपी होनी चाहिए। तो अगर मैं बैंक के अंदर जाके एक लिखित एप्लीकेशन दे रहा हूं तो उसकी एक फोटो कॉपी पे उनसे रिसीविंग ले लें। तो ये 3 रिकॉर्ड होने बहुत जरूरी है कि हाँ भाई हमने समय पे बैंक को सूचित कर दिया था, और उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर बैंक जिम्मेदार है। सर एक सवाल और था जिसमें कि आज बहुत सारे पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं लोगों के लिए, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गए, तो इसमें सिक्योरिटी संबंधी मतलब क्या कंस्ट्रेंट होने चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? पहले तो अपना मोबाइल सुरक्षित रखिए, अपने मोबाइल में लॉक लगा के रखिए। ये सारे एप्लीकेशंस आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। गूगल पे देता है कि आप बिना फिंगरप्रिंट के मेरा गूगल पे ऑपरेट नहीं कर सकते। गूगल पे की पिन आप किसी से शेयर नहीं करते। और मैंने जो शुरू में भी बताया कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले 2-3 बार वेरीफाई कर लें कि आपकी स्पेलिंग ठीक है, यूपीआई आईडी ठीक है, आप एक सही कोड स्कैन कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं, पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो प्रोसेस सीख लीजिए। और फ्रॉडस्टर्स से बच के रहिए। आजकल लोग रिश्तेदारों के नाम से पैसे मांग रहे हैं कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी तनख्वाह नहीं आई है, मैं अस्पताल में हूँ। ऐसे केसेस से बच के रहिए। आपको अपने रिश्तेदार को कोई मदद करनी है, पहले आप उससे फिजिकली संपर्क में आइए, कांटेक्ट करिए उसके नंबर से। अगर वो कहता है हाँ मेरे को जरूरत है, तभी आप उसकी मदद करिए। सिर्फ एक एसएमएस, एक व्हाट्सएप या एक फेसबुक के मैसेज को सही मान लीजिए। एक क्वेश्चन सर और है बाली सर की तरफ से, हाउ टू सिक्योर माय डिजिटल फुटप्रिंट व्हाइल यूजिंग इंटरनेट फ्रॉम साइबर कैफे? तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मोस्ट ऑफ दी साइबर कैफेज में इन लोगों की ये लोग बदमाशी करते हैं, कुछ वॉफ्टवेयर डाल लेते हैं जो की लॉगर्स का काम करते हैं। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि आप बहुत पर्सनल काम ना करें, और अगर आपने अपना कोई काम किया है तो उसी मशीन पे उठने से पहले अपनी ब्राउजर हिस्ट्री, कुकीज वगैरह सब क्लियर कर दिया करिए। और अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम कर भी रहे हैं तो आप पब्लिक कैफे में, तो आप कोई पर्सनल जैसे बैंकिंग और ये सारी चीजें मत यूज करिए। और हिस्ट्री क्लियर कर दीजिए, और पासवर्ड सेव मत करिए। वो पूछता भी है आपसे कि डू यू वांट टू रिमेम्बर, आप कह दीजिए नो। ओके सर, इसके अलावा एक सवाल है कि जैसे आज कल कई जगह बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जी तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के नाम से कई जगहों पर अनवांटेड लोग भी जुड़ जाते हैं, तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएं और ब्लॉक करके रखें? मैं मिस कर गया, क्या बोला आपने? सर जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जहाँ पे टीचर अपने स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं, तो उनके पास एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पर टीचर अपने मीटिंग की लिंक अपने सारे बच्चों से शेयर करते हैं, तो वो लिंक एक्सीडेंटली कई बार कुछ अनवांटेड लोगों के पास भी जी बाहर भी जाता है, जिसमें बच्चों के नाम से कुछ अनवांटेड लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या उससे किसी तरह से प्रिवेंशन मिल सकता है? देखिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना वेटिंग रूम ऑप्शन ऑन रखें, और हम अनजान लोगों को अंदर पहले तो आने ना दें। और पासवर्ड हमेशा लास्ट मोमेंट पे देना चाहिए क्लास का।
हम लिंक पहले शेयर कर देते हैं, और लिंक को रैंडम बनाना चाहिए, मतलब एक ही लिंक हर क्लास के लिए यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि आप वेटिंग रूम जरूर ऑन रखिए, टीचर्स ये ध्यान दें, और एक कंपलसरी ऑप्शन बना दें कि बच्चों को अपना वीडियो ऑन करके अपनी अटेंडेंस देनी पड़ेगी टू वेरीफाई कि मैं रक्षित हूँ, कौन है, अभिषेक बैठे हैं, मनीष बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा टीचर को इंश्योर करना चाहिए। और बच्चों को मैं ये कहूंगा कि प्लीज आप अपने लिंक किसी अनजान आदमी से शेयर ना करें। बच्चों, ये मैं समझता हूँ आपके लिए तो एक नॉटी प्रैंक होती है, लेकिन इसके रिजल्ट बड़े हार्मफुल होते हैं। तो हमें अपनी जो क्लास की मीटिंग आपके लिए बनाई गई है वो आप ही के लिए बनाई गई है, आप ही कृपया उसको इस्तेमाल करें, ना कि आप पब्लिक में लोगों को दें। और टीचर्स इस बात का ध्यान रखें कि हम जो मीटिंग है वो सिक्योर्ड रखें। अगर कोई अनजान आदमी घुस भी जाए तो ना तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सके, ना कुछ शेयर कर सके, ना वो चैट कर सके। जब हम इस तरह की पाबंदियां लगा देते हैं तो हमें अनजान लोगों से बिल्कुल डर भी नहीं रहता। अगर वो चलो मान लो बदमाश घुस भी गया तो मेरी क्लास डिस्टर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो टीचर्स को हर प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए, भले ही वो जूम हो, गूगल मीट हो, या जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो इससे आप इन चीजों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीपीआई मैम से कि मैम हम इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करें। सीपीआई मैम। हाँ यार जी, तो आई थिंक आज की इतनी महत्वपूर्ण वेबिनार के लिए मैं रक्षित टंडन जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, अपनी प्रमुख सचिव को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि रक्षित टंडन जी हमारे से पूर्व से परिचित हैं, और जब हम महिला बाल विकास विभाग में थे तो हमने अपने विभाग के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, पर वो ऑफलाइन था और वो बहुत इफेक्टिव था। और जैसा आप सभी ने सुना कि कितनी सरल भाषा में, सरल हिंदी में हमारे सब बच्चों को, हमारे टीचर्स को ये जानकारी मिली है। हम ये इस कड़ी को आगे जारी रखना चाहते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि इसी क्रम में हम आगामी 2 हफ्ते के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन कराना चाहते हैं, जिसमें स्पेशली 15 वर्ष से अधिक उम्र की हमारी युवा किशोरियां और किशोरी बालिकाएं और सारी स्कूल टीचर्स, लेडी स्कूल टीचर्स, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि बुलिंग जो होती है वो स्पेसिफिकली महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ बहुत ज्यादा हो रही है युवा पीढ़ी में। तो बहुत जरूरी है कि हम इनको भी बहुत अच्छे से सचेत करें, ताकि हमारी बालिकाओं के साथ किसी प्रकार का अपराध ना हो, हमारी टीचर्स, लेडी टीचर्स के साथ किसी प्रकार की साइबर ऑफेंस ना हो सके। तो इसलिए मैं रक्षित टंडन जी को आज ही इसमें अनुरोध करूंगी, और जितने मेरे श्रोता सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सभी को आगाह करना चाहूंगी कि अगर आपके परिवार में कोई भी 15 वर्ष से अधिक की महिला सदस्य है, उसको जरूर हम यूट्यूब लिंक उपलब्ध कराएंगे, ताकि हम अधिक से अधिक बहनों तक पहुंचना चाहते हैं और साइबर ऑफेंस से, साइबर बचाते हुए उनको साइबर सिक्योरिटी प्रदान करना चाहते हैं। और हमारे लिए चूंकि एक बहुत अच्छा अवसर है, रक्षित टंडन जी एक नेशनल स्पीकर, हमें एक्सपर्ट मिल रहे हैं जो बहुत सरल भाषा में और हिंदी में हमारे सबको समझाते हैं। तो आप सभी को मैं आग्रह करूंगी, टंडन जी आपकी सहमति चाहती हूँ इस पर, और फिर उसके बाद मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। तो आप सहमत हैं आगामी 2 हफ्ता में? बिल्कुल बिल्कुल, हम मैम जरूर करेंगे। मैंने खुद ही आपको रिक्वेस्ट किया था, हम बिल्कुल ये प्रोग्राम करेंगे, इसी दिसंबर में करेंगे महिलाओं बच्चियों के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। और सारे पार्टिसिपेंट्स, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे करीब 13,000 पार्टिसिपेंट्स ने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन सारी जो मैंने टिप्स दिए हैं उनका ध्यान रखें, ऑनलाइन सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद रक्षित जी। सभी को श्रोताओं में आपको कहना चाहूंगी, जिन लोगों का कुछ पार्ट छूट गया हो, या आपके परिवार के कोई सदस्य को भी अगर आप ये सुनवाना चाहते हैं, YouTube पर ये अवेलेबल है। मैं चाहूंगी कि आप इसको अधिक से अधिक अपने परिजनों को सुनाएं, ताकि किसी के साथ भी साइबर अपराध घटित ना हो। और जैसा आपने बताया कि हाईवे पे सुरक्षित चलना है, हमको वास्तव में हाईवे पे सुरक्षित चलना है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमको सुरक्षित रहना है, इसके लिए बहुत आवश्यक है। पुनः रक्षित टंडन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी हमारे बच्चों को और विद्यार्थियों को और हमारे सभी साथी शिक्षकों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इसको अटेंड किया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, और जिसका बड़ा संतोषजनक ढंग से टंडन जी ने उत्तर दिया। थैंक यू रक्षित जी, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।